लाई शियान नंबर 10 जर्सी पहनता है, एक ऐसा नंबर जो आमतौर पर पेले या मेसी जैसे सॉकर प्रोडिजीज के लिए रिजर्व्ड होता है, लेकिन उसके पास सचमुच कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं है। धीमा, एवरेज स्किल्स और एक कमजोर मेंटालिटी वाला जियान U7 AC फ्लोरेंटीना टीम में महज एक गुमनाम सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। हालांकि अपनी बचपन की दोस्त जियू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो उससे मिलने इटली आ रही है, उसने फील्ड में एक जगह बनाने और अपनी पहचान छोड़ने का दृढ़ संकल्प किया है। एक मिनी गेम के दौरान जियान अचानक शार्प फोकस और गहरी टैक्टिक्स दिखाता है, कुशलता से डिफेंस को चकमा देता है और लगातार गोल स्कोर करता है। फिर भी ठीक जब ऐसा लगता है कि उसके पास चमकने का चांस है, तो कोच अचानक जियान को फील्ड से बाहर बुला लेता है। इस रोमांचक सॉकर स्टोरी में और भी कई सरप्राइजेस हैं। सालों पहले U7 AC फ्लोरेंटीना टीम में प्लेयर्स फील्ड पर लाइन में खड़े हैं। जियान लाइन में खड़ा होकर सोच रहा है, हाल ही में मुझे एहसास हुआ है कि लाइज झूठ स्नोफ्लेक्स की तरह होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा लिए हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इसे ढंकने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप झूठ बोलते हैं। फिर एक छोटा और इनसिग्निफिकेंट लाई भी कुछ ऐसा बन जाएगा जिसे आप अब कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय अगर मैंने जियू के सामने डींग नहीं मारी होती तो ये नहीं होता। पहले वो वीडियो गेम्स खेल रहा था और चिल्लाया था, यहाँ के आसपास मुझे एक सॉकर प्रोडिजी माना जाता है। वो चकित हुई, तुम अच्छे से अडेप्ट कर रहे हो, है ना? शियान ने अपने एक्शंस को नहीं रोका। हाँ, मैंने आज 3 गोल्स भी स्कोर किए। जियू ने चीर किया, लिए जियन, तुम इन दिनों कमाल का खेल रहे हो। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, असल में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम लिए जियन है। मैंने इटली के एक प्रतिष्ठित स्कूल जियोवेंटू में दाखिला लिया था, लेकिन फिर मैंने AC फ्लोरेंटीना में ट्रांसफर कर लिया, मुख्य रूप से भागने के लिए, क्योंकि मैं वहां अडेप्ट नहीं कर सका था। मैं अब भी महज एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर हूं, लेकिन कम से कम ये जियोवेंटू में रहने से अलग है। क्या मुझे लकी महसूस करना चाहिए कि यहां कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है? नहीं, असल में मैं इसे लक नहीं कहूंगा, बस कोई मुझे बॉदर नहीं करता। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझमें स्टार्टिंग लाइनअप के लिए एम करने का टैलेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जियन विचारों में खोया हुआ था जब उसने जियू को अपना नाम पुकारते सुना। अरे अरे लाई जियान, सुन रहे हो? उसने संक्षेप में जवाब दिया, मैं सुन रहा हूं। सामने रखे टीवी से आवाज आई, लॉस। सियान खुद से बुदबुदाया, ये शोर मचाने वाली लड़की किम जी वू है। वो 10 इयर्स से मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरी एकमात्र फ्रेंड भी रही है। वो बिस्तर से उतरता है। शान पानी डाल रहा था और सोचा, जब मैं कोरिया में था तो वो हमेशा मेरी ओल्डर सिस्टर की तरह व्यवहार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। वो काफी परेशान करने वाली है, लेकिन वो मेरी वो फ्रेंड भी है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। यही कारण है कि वो मेरे इटली आने के बाद भी मुझसे कांटेक्ट करती है। मुझे झूठ बोलने का गिल्टी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जियू मुझे इस दयनीय स्टेट में देखे। फोन पर जियू अभी भी बात कर रही थी। तो मैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने निष्कर्ष निकाला। वील कम टू इटली। जियान ने अभी अभी पिया हुआ पानी तुरंत थूक दिया। वो चौंक गया। तुमने अभी क्या कहा? इटली? जी वू ने सहमति में गुनगुनाया। क्लोजेट खोलकर खाना ढूंढते हुए उसने लापरवाही से डींग मारी। मुझे एक कुकिंग स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैं इटली जा रही हूं, या अधिक स्पेसिफिकली फ्लोरेंस। वहां होने का एडवांटेज लेते हुए शायद मुझे हमारे सॉकर जीनियस लाई जियान को लाइव खेलते हुए देखने को मिले। क्या? मैं 2 वीक्स में निकल रही हूं, फिर मिलते हैं। यह सुनकर जियान के हाथ से फोन गिर गया। वह खाली खड़ा रहा। यह बुरा है। 2 वीक्स? मुझे क्या करना चाहिए? जी वू फोन पर जोर से बोली, हेलो। अरे ली जियान। शियान बुदबुदाया, मैं महज एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर हूं जिसे खेलने को भी नहीं मिलता। वो अभी भी बुला रही थी, हे। एक पुरुष की आवाज उसे रियलिटी में वापस ले आई। अरे शियान, अरे मिनी गेम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी पोजीशन सेकंड स्ट्राइकर है, लेकिन कोच ने कहा कि तुम जैसे चाहो खेल सकते हो। जियन ने जवाब में गुनगुनाया, खुद से सोचते हुए, द यूजुअल इंस्ट्रक्शंस, हमेशा बस जैसे मैं चाहूं खेलूं। वे शायद सोचते हैं कि मुझ जैसे किसी व्यक्ति को, एक सब्स्टिट्यूट टीम के सब्स्टिट्यूट प्लेयर को, स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। टीम में ये मेरी पोजीशन है। हालांकि मैं जैसे तैसे सब्स्टिट्यूट टीम से बच निकला और मेन 20 प्लेयर टीम में बुला लिया गया। उनमें से केवल 11 प्लेयर्स को ही फील्ड पर कदम रखने को मिलता है, दी ऑफिशियल स्टार्टिंग लाइनअप। बाकी 9 बेंच पर बैठते हैं और आमतौर पर उनमें से केवल 4 या 5 को सब्स्टिट्यूट होने का चांस मिलता है। संक्षेप में, अगर मैं जियू को दिखाना चाहता हूं कि मैं गेम में खेल रहा हूं, तो मुझे गोलकीपर को छोड़कर कम से कम 18 प्लेयर्स की लिस्ट में आना होगा।
आमतौर पर मुझे स्टार्टिंग प्लेयर होने की परवाह नहीं होती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन अब बात अलग है। यहां आने के बाद मुझे कोशिश करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन उसने आकाश की ओर देखा। मैं जियो के सामने खुद को एम्बैरस नहीं करना चाहता। जियन ने खुद से सोचा, अगर मैं कोच को इम्प्रेस करना चाहता हूं और अगले 2 वीक्स में खेलने को पाना चाहता हूं तो पहले मुझे इस सब्स्टिट्यूट टीम से बाहर निकलना होगा। खैर, अभी के लिए मुझे इस मिनी गेम में कुछ करने की कोशिश करनी होगी। कौन जानता है, हो सकता है अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं अपनी एक्चुअल एबिलिटी से भी बेहतर परफॉर्म करूं। मेरी पोजीशन सेकंड स्ट्राइकर है, एक शैडो स्ट्राइकर के रूप में। अगर मुझे पहले इंप्रेस करना है तो मुझे, जैसा कि मैंने डिटर्मिनेशन दिखाया, स्कोरिंग का एम करना होगा। सीटी तेज बज उठी। कोच चिल्लाया, गेम स्टार्ट। जियन बॉल को देखते हुए सोच रहा था कि चूंकि ये एक मिनी गेम है, स्पेस सीमित है। गेम की पेस स्पष्ट रूप से बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि बॉल के बिना भी आपको हमेशा सब कुछ एंटिसिपेट करना होगा। वह भागा और चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाया, हे। उसके टीममेट ने समझा और शियान को बॉल पास कर दी। उसने खुद से प्रार्थना की, नीज पास। मेरे पीछे केवल एक डिफेंडर है। बाईं ओर झुकने का नाटक करो, फिर दाईं ओर फेक करने के लिए फेंट का उपयोग करो। विपक्षी प्लेयर सचमुच चकमा खा गया था। हाँ, जियन तेजी से ओपोनेंट को ड्रिबल करके पार कर गया, अंदर ही अंदर चीयर करते हुए। आई एम थ्रू। डिफेंस तुरंत पीछे मुड़ गई, लेकिन सामने इतने सारे मिडफील्डर्स के साथ एक पास के लिए एक ओपनिंग होगी। उसने सटीक एम किया और बॉल शॉट कर दी। जियान बॉल को देखता रहा और खुद से सोचा, इस समय डिफेंडर की आंखें स्पष्ट रूप से बॉल का पीछा कर रही हैं। और इस बीच एक टीममेट चिल्लाया, जॉन टेक दिस, और उसे बॉल पास कर दी। जॉन ने बॉल प्राप्त करने के लिए अंतिम डिफेंस को तोड़ने के लिए पूरी स्पीड का उपयोग किया, सोचते हुए बिकम इनविजिबल। ओपोनेंट जो पीछे छूट गया था, हक्का बक्का रह गया। धिक्कार है, मैं उससे चूक गया, उसने अपने सिर में बुदबुदाया, क्योंकि मैंने सेंटर फॉरवर्ड पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया। मैं ऑफसाइड ट्रैप सेट करना भूल गया। उसने तेजी से बॉल ड्रिबल कर ली। जियान ने खुद से कहा, डिफेंस के ब्लाइंड स्पॉट का एडवांटेज लो ताकि सेंटर फॉरवर्ड के करीब रह सकूं। मेरी रोल ओपोनेंट के फॉर्मेशन में घुल मिल जाना है, और यही एक शैडो स्ट्राइकर करता है। उसने एक निर्णायक शॉट लिया। बॉल सीधे नेट में चली गई। जियन चुपचाप चीयर किया। ग्रेट, एक गोल स्कोर किया। उसने नेट में स्थिर हुई बॉल को टकटकी लगाकर देखा। उसके टीममेट्स खुशी से कूद पड़े। कोच लुका मुस्कुराया। जियान तेजी से मुड़ा और वापस भागा। उसने एक सांस छोड़ी, फिर उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, थैंक गुडनेस। यहां तक कि डिफेंडर्स भी बिल्कुल वैसे ही चले जैसा मैं चाहता था, लेकिन वो गोल स्कोर करने से मुझे और कॉन्फिडेंट महसूस होता है। शायद बस थोड़ा और। जियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या मुझे यह कोशिश करनी चाहिए? लुका ने एक सीटी बजाई। उसने जोर से घोषणा की, सेकेंड हाफ इज ओवर। उसने स्कोरबोर्ड देखने के लिए अपना सिर घुमाया, खुद से कहा, 6-4। मैंने पहले ही 2 गोल स्कोर कर दिए हैं और मेरी टीम लीड कर रही है। मैं थर्ड और फोर्थ हाफ्स में भी ऐसा ही जारी रखूंगा। एक आवाज ने अचानक पुकारा। वो हैरान था। द कोच, जो व्यक्ति आया, वो U7 फ्लोरेंटीना कोच लुका था। जॉन ने खाली जवाब दिया, यस। उसने फिर कहा, टेक ऑफ योर वेस्ट। वह चकरा गया। व्हाट? लेकिन उसने फिर भी जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। यस। जियन ने येलो वेस्ट वापस फेंका और जाने के लिए मुड़ा। उसने खुद से सोचा, धिक्कार है, अब तक मैं अच्छी टीम वर्क और गोल स्कोर करने के कारण लकी था, लेकिन क्या मैं विपक्षी टीम पर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं? लुका अचानक बोला, जियान, वेयर आर यू गोइंग? वो चौंक गया। हैं? उसने अपने पीछे इशारा किया। गेट ऑफ द फील्ड। जियान हैरान था। ओह ये, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे गेम से बाहर निकाला जा रहा है। क्या वो मुझे बाहर निकाल रहा है? स्टेडियम के बाहर वो बेंच पर बैठ गया, अपने सिर में बुदबुदाया, आज बहुत सारे सरप्राइजेस। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने उम्मीद की थी। अचानक स्टार्टिंग लाइनअप में आना। जियान के बगल के मेंबर्स उत्साह से चीयर कर रहे थे। उसने बुदबुदाया, कोच लुका, जब उन्होंने उस भयानक एक्सप्रेशन के साथ मुझे बाहर बुलाया तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। जोआन के पॉइंट ऑफ व्यू से लुका ने अपने भयंकर चेहरे के साथ चिल्लाया, गेट इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप राइट अवे। उसने अपना दिल पकड़ लिया, सोचते हुए ये बहुत अचानक है। मैं बहुत नर्वस हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल बाहर कूदने वाला है। अचानक उसके सामने एक आवाज आई, जियोन। वो उछल पड़ा। यस यस। टोनी ने जियान की ओर नहीं देखा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, उसने खुद को बुलाया।
कोच टोनी, जिस व्यक्ति ने बात की वह U7 फ्योरेंटीना का एक और कोच टोनी था। उसने गहरी आवाज में कहा, सॉरी फॉर सडनली कॉलिंग यू लाइक दिस। जॉन ने सिर हिलाया। ये ठीक है। टोनी ने फील्ड की ओर इशारा किया। कैन यू टेक द पोजीशन ऑफ सेकंड स्ट्राइकर ऑफ द नॉन वेस्ट टीम? उसने आंखें चौड़ी कर लीं। यस। उसके सिर में वो हैरान था। हाँ, मुझे सब्स्टिट्यूटेड किया जा रहा है। उसने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। वार्म अप अ बिट। जियान तेजी से मुड़ गया। यस सर। टोनी ने उसके अकड़े हुए मूवमेंट्स पर एक नजर डाली, कुछ बार गुनगुनाया। बेंच पर एक प्लेयर ने धीमी आवाज में पूछा, वो ऐसे क्यों चल रहा है? वो हंसा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। टोनी बुदबुदाया, इट विल बी ऑल राइट। थोड़ी देर पहले लूका उसे खोजने आया था। कोच, ड्यूरिंग टुडेज ट्रेनिंग जियान सीम्स अ बिट डिफरेंट। टोनी हैरान था। हाँ? उसने इवैल्यूएशन शीट सौंप दी। आई डू नॉट नो व्हाट स्टर्ड हिम अप, बट ही सीम्स टू बी ट्राइंग वेरी हार्ड। उसे और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि जियान लूका मुस्कुराया। क्या ये इसलिए है कि उसने आखिरकार अपना हार्ट खोल दिया है? टोनी बैठ गया। अगर यही रीजन है तो ये ग्रेट है। हालांकि ज्यादा मत करना और बस वही करते रहना जो तुम कर रहे हो लूका। उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं बस ऑब्जर्व करूंगा और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। 3 साल पहले एक लड़के के टैलेंट ने ए लीग क्लब्स को क्रेजी कर दिया था। अंत में जियान को टोरिनो के जियोवेंटू द्वारा रिक्रूट किया गया था, लेकिन क्योंकि वो सराउंडिंग्स के अनुकूल नहीं हो सका, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया था। जैसे ही उन्हें न्यूज मिली, फ्योरेंटीना ने उससे कॉन्टैक्ट किया। जियान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए केवल एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट भी उस पर बहुत प्रेशर डाल सकता था। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि जियान उस स्टेट में भी चला गया जहां उसे खेलने को भी नहीं मिला। फिर भी लूका ने उसे साथ लाने का डिसाइड किया और उसने जियान को ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया जब तक कि वो खुलकर बात करने के लिए विलिंग ना हो जाए। भले ही जियान 2 इयर्स से फंसा हुआ है, लूका ने कभी भी उसके टैलेंट पर डाउट नहीं किया, एक बार भी नहीं। उसने खुद से बुदबुदाया, अब समय आ गया है कि तुम दूर खोलो और सबको अपना लेवल ऑफ टैलेंट दिखाओ। फील्ड पर 2 प्लेयर्स बॉल के लिए जोरदार लड़ रहे थे। नॉन वेस्ट टीम का सेकंड स्ट्राइकर जीनो इस मोमेंट में बॉल को टकटकी लगाकर देखते हुए अपने दांत पीस रहा था। जियन वार्म अप कर रहा था जबकि सोच रहा था, चूंकि कोचेस ने मुझे नॉन वेस्ट टीम के सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन में सब्स्टिट्यूट होने के लिए कहा, मैं शायद उस लड़के के साथ जगह बदलूंगा। कोच मुझे सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मेरी स्किल्स पर बिलीव है। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि फील्ड पर किसी एक प्लेयर को अपनी फिटनेस में प्रॉब्लम हो रही हो। संक्षेप में इसका मतलब है जीनो, जो मेरी ही पोजीशन पर खेलता है, मुश्किल में है। तो मुझे कब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? मैंने वार्म अप तो कर लिया है। ओह ठीक है, यही सही है। बस सब्स्टिट्यूट होना ही काफी से ज्यादा है। टाइमिंग की वरी करने का क्या मतलब है? ज्यादा मत सोचो और चलो फिगर आउट करते हैं कि जब मैं फील्ड पर जाऊंगा तो क्या करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली। बॉडी अचानक एक अजीब स्टेट में प्रवेश कर जाती है, जैसे कि सोल बॉडी छोड़ चुकी हो। जियान को लगा कि वो ऊपर खड़ा होकर फील्ड पर पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। प्लेयर्स एक चेसबोर्ड पर पीसेस की तरह खेल रहे थे। उसने खुद से सोचा, प्रेशर बहुत ज्यादा है। बॉल के बिना भी कोई ना कोई मुझे मार्क कर रहा है। बॉल यही है, वे गम की तरह मुझसे चिपके हुए हैं। जैसे ही बॉल आती है, 2 प्लेयर्स तुरंत उससे चिपक जाएंगे। इसलिए स्ट्राइकर्स बॉल खोने और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण एक मुश्किल पोजीशन में आ जाएंगे। क्या होता अगर वो मैं होता? जितना मुझे याद है, जीनो मेरी जैसी ही प्ले स्टाइल वाला प्लेयर है। अगर मैं भी ऐसे ही खेलूंगा तो फील्ड पर यान नाम का पीस 2 विपक्षी प्लेयर्स द्वारा पिन किया जा रहा है। पीछे से एक उदास एटमॉस्फेयर है। उसने एक पल के लिए इमेजिन किया, मुझे भी टारगेट किया जाएगा। अभी के लिए मुझे फील्ड के स्पेस का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अगर मैं मुझे मार्क करने वाले प्लेयर का अटेंशन आकर्षित कर सकता हूं और उन्हें विंग या पीछे के मिडफील्ड एरिया में ट्रिक कर सकता हूं, तो डिफेंस में निश्चित रूप से एक गैप बनेगा, जिससे मेरी टीम के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। जियान अचानक वरीड हुआ, लेकिन जीनो मेरा एक बेहतर वर्जन भी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? उसने खुद से पूछा, क्या मैं अच्छा कर सकता हूं? एक तेज महिला की आवाज आई, तुम्हें बेहतर करना होगा। जब जियन छोटा था, उस व्यक्ति ने कहा था, जियोन तुम समझते हो, है ना? मिस्टेक्स सहन नहीं की जाएंगी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सक्सीड होना होगा। वो अचानक पीला पड़ गया, अपना मुंह ढंक कर बुदबुदाया, मुझे उल्टी आने वाली है। मैं अचानक ट्रेनिंग कैंप के बारे में क्यों सोच रहा हूं? टोनी दूर से यान को ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था, वो अभी भी बहुत प्रेशर में है। अफवाह है कि जियान का प्रेशर उसकी मदर के अभिमानी पर्सनैलिटी से संबंधित है। मैं एक कोच के रूप में उसके लिए जो कर सकता हूं वो है उस पर ट्रस्ट करना और धैर्यपूर्वक वेट करना, जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। ये सोचते हुए वो पास आया और अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखा।
जियान, अगर तुम्हारा गोल है जाने देना और रेस्ट करना तो तुम्हें इतना प्रेशर्ड होने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो, समझे? टोनी ने खुद से कहा। यह प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है ना? यह जियान को धीरे धीरे ओपन अप करने देना है। जियान ने खाली जवाब दिया, हाँ मैं समझता हूं। उसने चुपचाप चीयर किया। यह काम कर रहा है, उसने अचानक महसूस किया। तो आखिरकार उन्होंने मुझे टीम की स्टैमिना को बैलेंस करने के लिए अंदर आने दिया। अब जब मैं अब प्रेशर में नहीं हूं तो यह सचमुच आसान है। टोनी ने जान के शोल्डर को थपथपाया और सोचा उसे समझ आ गया होगा। उसने लेट गो किया। अच्छा। फिर टोनी फील्ड की ओर मुड़ा और चिल्लाया, गो। वो चौंक गया। ये आ गया। जिस मोमेंट उसने जीनो को पार करके फील्ड पर कदम रखा, जीन के हेड में वर्ड्स गूंज उठे, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। आखिरकार हां, जीयू अगले वीक आएगी। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये ऑफिशियल गेम है। अब मुझे उन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जो मैं कर सकता हूं। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए और U7 लीग में खेलने का मौका पाना चाहिए। अगर मैं जीयू के सामने खुद को एम्बैरस नहीं करना चाहता तो बस यही है। उसका हार्ट ड्रम की तरह धड़क रहा था। जीन्स टीम के एक प्लेयर ने अपनी जीभ से आवाज निकाली, स्ट्राइकर के लिए पास करने की कोई जगह नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए बॉल पास की। अगर मैं सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी ये सिचुएशन जारी रहती है तो इससे कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं निकलेगा। बस बॉल को कंट्रोल करते रहना ही काफी मुश्किल है। मैं अपने हेड में एक प्लान लेकर आया हूं, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? यह मेरे सोचे हुए से ज्यादा मुश्किल है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्कर मेरी उम्मीद के मुताबिक चलेगा। जियान को मार्क करने वाले ब्लॉन्ड प्लेयर ने ताना मारा। मैंने सोचा था कि वे जीनो के बजाय कुछ भयानक ट्रम्प कार्ड लाएंगे। ये क्या है? एक गाय जिसके पास जर्सी नंबर नहीं है और बॉल्स उठाने के लेवल का है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा जैसे उसके कान में जीयू की आवाज आ रही हो। जियान, तुम एक बॉल बॉय हो, तो ये है वो सॉकर जीनियस जिसके बारे में तुमने बात की थी। जियान ने विजन को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। खुद से कहा, इतना कमजोर मत सोचो, फोकस करो और प्लान को इम्प्लीमेंट करो। वो तुरंत मुड़ा और भाग गया। लैंड चौंक गया। वह अटैकिंग छोड़कर डिफेंसिव एरिया में पीछे हट रहा है। टोनी भी थोड़ा हैरान था। स्ट्राइकर एरिया छोड़कर मिडफील्ड में वापस आ रहा है। जियान, क्या तुम डिफेंस के लिए ट्रबल पैदा करने जा रहे हो? फील्ड पर जियान विंड की तरह राइट की ओर भाग रहा था। उसने ब्लॉन्ड प्लेयर को देखा जो पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अपने सिर में चीयर करते हुए। अच्छा, मुझे खुशी है कि मैं एक व्यक्ति को बाहर निकालने में सक्सीड हुआ जिससे डिफेंस में एक गैप बन गया। अब मुझे बस इतना चाहिए कि कोई उस गैप का एडवांटेज ले। निश्चित रूप से उसके बगल के एक टीममेट ने चिल्लाया, ये एम्प्टी है। जॉन चिल्लाया, गो इन। वो अपने टीममेट्स को दौड़ते हुए देखता रहा, प्राउड महसूस कर रहा था। जैसा कि एक्सपेक्टेड, ये मेन टीम है। टोनी फील्ड के किनारे खड़ा मुस्कुराया। इंप्रेसिव। गैप जियान द्वारा बनाया गया था। उस खुले गैप में दौड़ रहे ओपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए किसी को मूव करना होगा। नया बना गैप हमारे टीममेट्स में से एक द्वारा भर दिया जाएगा। अगर एक्शंस की ये सीरीज जारी रहती है तो निश्चित रूप से एक गैप बनेगा। जियान बॉल प्राप्त करने के लिए जल्दी से दौड़ा। टोनी ट्रायम्फेंटली मुस्कुराया, अपने हेड में बुदबुदाया। सब कहते हैं कि ब्लेसिंग्स उन्हें मिलती हैं जो विलिंग होते हैं वेट करने के लिए। एक मूव जो पूरे फील्ड को सी थ्रू करता हुआ लगता है। सचमुच टैलेंटेड। कौन बिलीव करेगा कि एक प्लेयर जो 2 इयर्स से इंप्रूव नहीं हुआ है वो ऐसा खेल सकता है। रुका हुआ गेम जियान के कैटलिस्ट के रूप में फिर से लाइवली होने लगा। ब्लॉन्ड प्लेयर हक्का बक्का रह गया। वो पहले ही वापस भाग गया। उसने खुद से बुदबुदाया, द एबिलिटी टू रीड द पेस ऑफ द गेम एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले इन ऑर्डर टू विन। नॉन वेस्ट टीम का एक प्लेयर हवा में उछला। हेड पास। जियान की आंखें उसकी ओर आती हुई बॉल पर टिकी हुई थीं, अपने हेड में कैलकुलेट करते हुए। अगर मैं अभी बॉल को डायरेक्टली पास करूं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। उसने तुरंत एंगल लिया और पूरी स्ट्रेंथ से बॉल को नेट में शॉट कर दिया। बॉल को गोल में सीधा जाते हुए देखकर टोनी ने अपने हेड में प्रेज किया, अ डिफरेंट लेवल ऑफ सॉकर। वो सोच रहा था, मैं गलत था। अगर वो टैलेंट जागता है तो यह केवल फ्योरेंटीना के फ्यूचर को ही बेनिफिट नहीं करेगा। फील्ड पर चीयरिंग फूट पड़ी। उसने एक्साइटेडली चिल्लाया, वो एक प्लेयर बन जाएगा जो वर्ल्ड को स्वॉलो कर सकता है। टोनी की आंखें फील्ड पर जियान पर टिकी हुई थीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेंजेस देखकर जियू की उंगलियां उसके फोन स्क्रीन पर तेजी से स्वाइप हुईं। उसने जियान के मैसेज का रिप्लाई किया, जबकि बुदबुदाया, चलो देखते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना अमेजिंग है। बस वेट करो सॉकर जीनियस। उसने अपने कानों में जीवू की चिल्लाहट सुनी, लाई जियान वेक अप।
क्या अब सोने का टाइम है? हमें अपनी डेटिंग कोर्स प्लान करनी है। उसने अपनी आंखें चौड़ी खोल दी। सियान खाली सीलिंग को देखने लगा। मॉर्निंग। बहुत शोरगुल है, यहां तक कि मेरे ड्रीम्स में भी आकर हंगामा मचाती है। तैयार होने के बाद वो हाउस से बाहर निकल गया। डैड, आई एम लीविंग। हाउस के अंदर से एक रिप्लाई आया, बाय सन। जीन दौड़ता रहा, जबकि बुदबुदाया कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मेन टीम के साथ खेलना वाकई एक डिफरेंट लेवल है, लेकिन मैं असिस्ट करने में सक्सीड रहा। तो क्या ये हो सकता है? क्या मैं अगले वीक के गेम के लिए स्टार्टिंग लाइनअप में रहूंगा? U7 फ्योरेंटीना यूथ टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड में चेंजेस देखकर जीएन फील्ड पर अकेला खड़ा था। उसका अपीयरेंस स्पष्ट रूप से फेलियर वर्ड्स दिखा रहा था। उसने निराशा से बुदबुदाया, स्टार्टिंग लाइनअप के बारे में भूल जाओ, मैं लिस्ट में भी नहीं हूं। जीएन ने अपने फेस पर पट किया, केवल इसलिए लिस्ट में होने की होप कर रहा था क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच में थोड़ा खेला था। ये बहुत ग्रीडी है। जीयू के आने से पहले एक और लिस्ट अनाउंसमेंट है। अगर मैं हार्ड और डिलीजेंटली वर्क करूं तो मैं निश्चित रूप से अगले वीक के गेम में रहूंगा। सही है। जियान प्लेयर्स की लिस्ट को देखने लगा। स्टार्ट करने वाला पहला प्लेयर जीनो कालवानी है। स्टार्ट करने वाला दूसरा प्लेयर एंड्रिया मांडी है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसने उम्मीद से बुदबुदाया। जियान ने अपनी पूरी माइट से ट्रेन किया, अपने हेड में ड्रीम देखते हुए। स्टार्ट करने वाला तीसरा प्लेयर लाई जियान, सही। लुका टोनी की ओर मुड़ा। कोच, वो ग्रेट है। फील्ड के फाइनल थर्ड में बॉल को लीड करने की रोल और फिनिशिंग दोनों टैक्टिक्स के हाइलाइट्स हैं। वो उसी पोजीशन में अपने टीममेट्स जीनो और एंड्रिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सकता है। वास्तव में इस टाइम उसे लिस्ट से बाहर रखने से विशेष बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया था, वर्तमान में हमें उस पर प्रेशर डाले बिना धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस मजबूत करने में मदद करने की जरूरत है। वो हंसा। यह एक जंगली कैट से फ्रेंडशिप करने जैसा है, हाँ? टोनी भी मुस्कुराया। अ वाइल्ड कैट? यह उस पर पूरी तरह से मैच करता है। ऐसे ही जारी रखो। लेकिन ट्रूथ ने साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से गलत था। अगले वीक की ट्रेनिंग में चेंजेस देखकर टोनी ने जोर से कहा, ठीक है, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, सब लोग एक साथ आ जाओ। जीन ने अपने हैंड्स को अपने नीज पर रखा, सिर झुकाकर हाँफते हुए अपने हेड में बुदबुदाया, मैं बहुत वरीड हूं। गेम से पहले का आखिरी ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है, लेकिन अगले वीक के गेम के लिए अभी भी कोई लिस्ट नहीं है। जीयू कल आ रही है। उसने सीटी बजाई। गुड जॉब एवरीवन। वीकेंड के लिए गेम लिस्ट हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अनाउंस की जाएगी। पे अटेंशन करना याद रखना। डिसमिस्ड। वो खाली घूरता रहा, सोच रहा था पर्सनल अनाउंसमेंट, लेकिन मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूं। जीवू कल यहां आ रही है और इस वीकेंड मेरा खेलना पूरी तरह से कोच के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जियान जितनी तेजी से दौड़ सकता था वापस भागा। उसने कांपते हुए बुदबुदाया, कृपया कृपया मुझे चुने कोच। फ्राइडे को टेबल पर फोन नॉनस्टॉप वाइब्रेट होता रहा। जियान ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। स्क्रीन पर जीवू का एक मैसेज था, आखिरकार आ गई, अभी टैक्सी ले रही हूं। यहां की स्ट्रीट्स कितनी ब्यूटीफुल हैं। मैं मोटेल पहुंच गई हूं, 1 आवर में मिलते हैं। उसने सोचा, वाई एन आवर? जियन खड़ा हुआ और कुछ स्टेप्स चला, फिर अचानक अपना फोन फेंक दिया और भाग गया। उसने क्लोजेट डोर को खींचकर खोला। ये सब स्पोर्ट्स वेयर है, मुझे पहले से कुछ क्लोथ्स खरीद लेने चाहिए थे। जियन ने अपने नाम वाली एक जर्सी पकड़ी, खुद को रीअश्योर करते हुए। नहीं, ये ठीक रहेगा, ये कोई डेट नहीं है। स्पोर्ट्सवेयर में क्या गलत है? उसने बुदबुदाया। ये बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मील करना है। जियन ने सोचा, बस नॉर्मल रहो। वह लिविंग रूम में चला गया। डैड। जियान के डैड चाय पी रहे थे और ऊपर देखा। जियान उस यूनिफॉर्म में जिसे वो सबसे कूल समझता था, दूर से तेजी से बाहर निकल गया। मैं बाहर जा रहा हूं। उसके डैड चौंक गए। सोन, स्टॉप। तैयार होने के बाद जियान के डैड ने उसका कॉलर सीधा किया। बहुत बेहतर। डू वेल सन। सौभाग्य से मैंने क्लोथ्स पहले से प्रिपेयर कर लिए थे। उन्होंने जीन को हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। जान एम्बैरेस्ड लगा। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं है। डू वेल। डू वेल से तुम्हारा क्या मतलब है? परफ्यूम का उपयोग करना थोड़ा ज्यादा है। जान स्ट्रीट पर एक लैंप पोस्ट से झुककर खड़ा रहा, जीवू का वेट कर रहा था। उसने टाइम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूं? शायद मैं कुछ टाइम किल कर सकता हूं। जियान के हेड में उसे उसकी अपीयरेंस याद आई। उसे अभी भी एक टॉमबॉय की तरह दिखना चाहिए। पीछे से अचानक एक आवाज आई, हे लाइशान। सॉरी,
क्या मैं थोड़ी लेट हूं? बिग सिस आ गई है। एक ब्यूटीफुल व्हाइट सनड्रेस में जीयू ने अपने हेयर को सीधा किया और उसे देखकर मुस्कुराई। सियान हक्का बक्का रह गया। उसने अजीब तरह से एक सूखी हंसी निकाली। वह तुरंत नाराज हो गई। यह कैसी ग्रीटिंग है? क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो? जियान शाइली मुड़ गया। हाँ, तुम्हें देखकर हैप्पी हूं। जीयू ने उसके सामने अपना हैंड हिलाया। हे, कहां देख रहे हो? जियान बुदबुदाया। वह हैंड क्रीम की सेंट। वो अभी भी पुकार रही थी। हे, वो खुद को याद दिलाता रहा। गेट अ ग्रिप लाई जियन। जियन जीवू को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वॉट इज विद योर आउटफिट? उसने खुशी से एक पोज मारा। लुक्स गुड राइट? उसने आंखें घुमाई। तुम कभी ड्रेसेस नहीं पहनती हो। जीयू हंसी। खैर, मैं अब अब्रॉड जा रही हूं। मुझे थोड़ा ड्रेस अप करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शियान ने इस ओल्डर सिस्टर को एक वुमन के रूप में देखना शुरू कर दिया है? उसने अपने दोनों हाथों से उसके चीक्स को थामा, सीधे जान की आंखों में देखते हुए। वह अपने हार्ट में घबरा गया। क्यों? वो इतनी डायरेक्ट क्यों है? जॉन ने जल्दी से पीछे हटा। जो भी हो, चलो खाना खाने चलते हैं। जीयू अभी भी नहीं मानी। तुम मेरी गेज से क्यों बच रहे हो? उसने सोचा। उसे मुझे ऐसे खुशी से चिढ़ाते हुए देखकर वह निश्चित रूप से वही जीयू है जिसे मैं जानता हूं। जियान ने उस पर एक नजर डाली। अपने हेड में उसने सोचा, लेकिन क्या जीयू हमेशा इतनी ब्यूटीफुल है? वे दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट तक चले गए। वेटर जल्द ही फूड ले आया। हियर्स योर फूड। जीयू वेस्टर्न फूड से भरी टेबल को देखकर चकित हुई। अमेजिंग, तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद से अडल्ट की तरह फूड ऑर्डर कर रहे हो। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हुआ। अनावश्यक बातें मत कहो, खाओ। उसने बीफ का एक टुकड़ा एंजॉय किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत डिलिशियस। जीन ने अपनी जीभ से आवाज निकाली। जीयू ने फिर से शेयर किया। ये भी डिलिशियस है। उसने अचानक अपने बगल के फोन को वरीडली देखा, सोचते हुए, गंभीरता से लिस्ट कब रिलीज होगी? मैं वरीड हूं। उसने खाते हुए पूछा, तो तुम कितने गोल स्कोर करने वाले हो? मेरा मतलब है, एक फ्रेंड के लिए जिसे तुमने 3 इयर्स में नहीं देखा है, क्या तुम्हें कम से कम एक गोल स्कोर करने का प्रॉमिस नहीं करना चाहिए? जीएन चौंक गया। व्हाट? जी वू ने देखा। तुमने कहा था कि तुम एक सॉकर जीनियस हो। उसने बुदबुदाया। वो कुछ नहीं समझती। वह खड़ी हुई और अपनी आर्म्स फैलाई। मैंने टीवी पर देखा है कि प्लेयर्स कैसे स्कोर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्या तुम भी ऐसा करोगे? जॉन घबरा गया। हे सिट डाउन। उसने सोचा, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खेलने को मिलेगा या नहीं। मैं गोल स्कोर करने का प्रॉमिस कैसे कर सकता हूं? जू ने अपने हिप्स पर हैंड्स रखे। क्या तुम प्रॉमिस करने वाले हो या नहीं? जियान हिचकिचाया। वो नाखुश दिखी। इसका क्या मतलब है? नहीं। खैर, फिर मुझे लगता है कि गोल स्कोर करना वो समथिंग नहीं है जो तुम चाहो तो कर सकते हो, यहां तक कि एक जीनियस के लिए भी। वो अपने हेड में चिल्लाया। नहीं। एटमॉस्फेयर अचानक ऑकवर्ड हो गया। मुझे किसी तरह का एक्सक्यूज ढूंढना होगा। सियन अचानक रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके फोन स्क्रीन पर एक नए मैसेज की नोटिफिकेशन थी। शियान ने चुपचाप चेयर किया। यह यहां है। मोटेल के सामने चेंजेस देखकर जहां जीवू रुकी थी, वो रुक गई। हम यहां आ गए। क्या तुम होम खुद से जा सकते हो? उसने खाली कहा। हाँ। जीवू हंसी। या क्या मुझे तुम्हें होम छोड़ना चाहिए? जीन को थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस हुआ। तुम क्या कह रही हो? बस अंदर जाओ, उसने चिढ़ाया। हमारा जीन बड़ा हो गया है। वो अब खुद से होम जा सकता है। उसने अपना हैंड हिलाया। तुम क्या कह रही हो, ग्रैंडमा? जीयू ने दूर खोला। बी केयरफुल ऑन योर वे होम। सी यू ऑन संडे। सियान मुड़ गया। हाँ, मैं जा रहा हूं। वह वहीं खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही। जीयू असंतुष्ट होकर बुदबुदाई, बहुत कोल्ड। वो धीरे धीरे स्ट्रीट पर चला। उसका हैंड अपना फोन निकालने के लिए उसकी पॉकेट में गया। उसने कोच का मैसेज फिर से पढ़ा। संडे को दोपहर के 12 बजे पर ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा होने का रिक्वेस्ट करते हुए। जियान ने एक हल्की सांस छोड़ी। उसने खुद को एनकरेज किया। ठीक है, कम से कम मैं लिस्ट में हूं। भले ही मुझे खेलने को ना मिले, मैं फिर भी कुछ उपयुक्त एक्सक्यूजेस बना सकता हूं। वेट। जियान को अचानक रेस्टोरेंट का सीन याद आया। उसने जीवू से कहा था, कितने गोल्स काफी हैं? वह चकित हुई थी। वाओ, रियली? वो लगभग लड़खड़ा गया। अपने हेड में चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैं गोल स्कोर करने का प्रॉमिस लगभग भूल ही गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खेलने को मिलेगा या नहीं। मैं ऐसा प्रॉमिस करते हुए क्या सोच रहा था? यह शापित स्कैम। वेट, शायद ये बेहतर है कि मैं ना खेलूं।
जीन बुदबुदाया, बेंच पर बैठना फील्ड पर जाकर चीजें मैसअप करने से कम एम्बैरेसिंग है। उसने अपने हेड में गिव अप कर दिया। जो भी हो, जियान ने लाचारी से आह भरी, लाइज अपॉन लाइज, लेकिन भले ही मैं गोल स्कोर न कर पाऊं, उसे जियू की मुस्कान याद आई। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। जियान ने अपना हेड रगड़ा। मैं सच में खेलना चाहता हूं। सीन गेम की मॉर्निंग में बदलता है। जियान ने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। अलार्म बजने से भी पहले इतनी जल्दी उठ गया। या क्या ये सिर्फ इसलिए है कि मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एक गेम को इतना टाइम हो गया है? उसने स्ट्रेच किया, सोचते हुए। मुझे लगता है वेदर और प्लेस किसी भी अन्य मॉर्निंग की तरह है, लेकिन आज डिफरेंट महसूस हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे खेलने को मिलेगा, और अगर मुझे खेलने को मिलता भी है तो आज वो डे हो सकता है जब मेरे लाइज एक्सपोज हो जाएं। लेकिन आज निश्चित रूप से कोई ऑर्डिनरी डे नहीं है। ये फीलिंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने कामना की कि आज शुरू हो जाए। मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। वो अचानक मेरे माइंड में क्यों आ रही है? जियान उठ बैठा, जियू की इमेज को अपने हेड से झटक दिया। वो निर्णायक रूप से बेड से बाहर निकला। इतना सोचना बंद करो और जल्दी करो। लिविंग रूम में शियान अपने डैड से मिला। गुड मॉर्निंग। उसके डैड थोड़े सरप्राइज्ड थे। ओह, तुम इतनी जल्दी उठ गए। डैड ने सैंडविच बनाया, इसे ले लो और खाओ। वो चौंक गया। शियान ने सैंडविचेस की प्लेट को देखा और चुपचाप जवाब दिया, हाँ। उसने अपने हेड में बुदबुदाया, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक सैंडविच है। ये शायद उतना बुरा नहीं होगा। उसने एक बाइट ली। उसका पूरा बॉडी कांप गया। ये फ्लेवर, क्या ये मिंट चॉकलेट जम और मैक्रेल है? जियान के डैड ने देखा। क्या गलत है? क्या ये अच्छा नहीं है? उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, ये डिलिशियस है। मैं इसे वे में खाऊंगा। शियान ने खुद से कहा, मैं शायद थोड़ा जल्दी निकलूंगा। उसने दूर पर अपने शूज पहने। अभी भी उसके मुंह में एक बनाना था। मैं जा रहा हूं। जियान ने चुपचाप चीयर किया। चलो न्यू डे स्टार्ट करते हैं, उसने पुकारा। बी केयरफुल। वो दौड़ता रहा जबकि सोच रहा था, मैं सच में चाहता हूं कि आज होम पर शुरू हो जाए। शियान के डैड ने सैंडविचेस की प्लेट को नीचे देखा। मुझे पता था कि ये अच्छा नहीं होगा। बेचारा। सॉकर फील्ड पर लॉकर रूम में चेंजेस देखकर जियान अपने लॉकर पर बैठ गया, चुपचाप सिर झुकाए हुए। एक टीममेट ने उसे देखा। हे जियान, आर यू ओके? जॉन के फेस पर स्वेट चमक रहा था। उसने ऊपर देखा। क्या गलत है? जियान का पीला फेस देखकर उसका टीममेट चौंक गया। वो अजीब तरह से दूर चला गया। कुछ नहीं है। उसने पे अटेंशन नहीं किया। वो अपने हार्ट में बहुत वरीड था। धिक्कार है। जो कॉन्फिडेंस मेरे पास होम से निकलते टाइम था वो चला गया है। मैं बहुत वरीड हूं। लेकिन मुझे लगता है आखिरी टाइम जब मैं खेला था वो पिछले ईयर का एक गेम था, और फ्योरेंटीना आने के बाद से मैंने एक भी गेम नहीं खेला है, इसलिए ये अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, खैर, ईमानदारी से कहूं तो गेम से पहले नर्वस महसूस करना कोई नई बात नहीं है ना? जब मैं वरीड होता हूं तो मेरा फोन सबसे अच्छी चीज है। जियान ने अपना सेलफोन निकाला। वो अचानक कॉन्टेम्पलेशन में पड़ गया जब से लोग कहने लगे कि मुझ में टैलेंट है। अतीत की इमेजेस मुझे परेशान कर रही हैं। दूसरे लोग मुझ पर जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वे हमेशा बहुत हाई होती हैं, और मुझे हमेशा उन्हें मीट करना पड़ता है, जो हर गेम को बहुत स्ट्रेसफुल बना देता है। जान की फिंगर ने सॉकर फील्ड पर उसकी एक फोटो पर स्वाइप किया जिसमें उसका फेस ऐसा था जैसे वो उल्टी करने वाला हो। जियान बुदबुदाया, डैड ने यह फोटो पिछले ईयर ली थी। अभी भी मेरा हार्ट जोर से धड़क रहा है। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मुझे खेले हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से इस विचार के कारण कि मुझे एब्सोल्युटली सक्सीड होना है। हालांकि आज थोड़ा डिफरेंट महसूस हो रहा है। उस टाइम इस बर्डन ने मुझे सफोकेटेड महसूस कराया। फोन से अचानक एक आवाज आई, एक मैसेज नोटिफिकेशन। उसने सरप्राइज से नीचे देखा। यह जियू का एक मैसेज था। उसने कहा कि वो आ गई है। जियन ने खुद से कहा, लेकिन अब आज थोड़ा डिफरेंट है। वो मुस्कुराया। लूका ने घोषणा की, ठीक है, अब फील्ड पर जाने का टाइम है। सब लोग बाहर निकलो। प्लेयर्स लाइन में बाहर निकल गए। चलो चलें, चलो जीतें। जमाल भी खड़ा हुआ, सोचते हुए आज कोई मुझे चीयर करने के लिए आया है। ये अभी भी एक बर्डन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अभी सही है। मैं बस अपना बेस्ट करना चाहता हूं। फैंस उत्साह से चिल्ला रहे थे कि चलो ये गेम जीतें। उसने बुदबुदाया, ऑफ कोर्स डिस्टेंस डरावनी है। अगर मुझे सच में खेलने को मिलता है। जान ने अकड़कर अपने फीट किक किए और बेंच की ओर चला। कुछ स्पेक्टेटर्स हैरान थे। वह प्लेयर कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो ऐसे क्यों चल रहा है? जियू चुपचाप चीयर कर रही थी। अपना बेस्ट करो शियान। वो रेलिंग के सहारे खड़ी थी।
बिग सिस देख रही है। पहले हाफ के स्टार्ट होने के 15 मिनट्स बाद शियान ने आंखें चौड़ी कर लीं फील्ड को तनाव से देखते हुए। हर जगह चीयर्स बज रहे थे। उसने अपने दांत पीसे और बुदबुदाया, क्यों? आज वो यूजुअल से इतना बेहतर क्यों खेल रहा है? क्या मुझे आज खेलने को मिलेगा? U7 सासुओलो होम स्टेडियम में सासुओलो और फ्योरेंटीना के बीच स्कोर 0-0 था। एक सासुओलो प्लेयर फ्योरेंटीना के एक प्लेयर के सामने ब्लॉक कर रहा था, जबकि फ्योरेंटीना का नंबर 8 अभी भी भ्रमित था। उसने जीनो को जोर से बुलाते देखा, यहां, इस तरफ। उसने तुरंत बॉल पास कर दी। जैसे ही उसे बॉल मिली, एक विपक्षी प्लेयर दौड़कर आ गया। मैं उसे मार्क करूंगा। जीनो की आंखें राइट की ओर देखने लगीं। प्लेयर मन ही मन खुश हुआ। मैं समझ गया वे राइट विंग की ओर ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। लेकिन जब उसने राइट को ब्लॉक किया तो उसने देखा कि वो कुशलता से अपने शोल्डर का उपयोग करके बॉल को विपरीत डायरेक्शन में फ्लिक कर रहा था। प्लेयर चुपके से हॉरिफाइड हो गया। शोल्डर से बॉल कंट्रोल करना धिक्कार है। इसका मतलब है कि वो गुस्से से लेफ्ट की ओर चिल्लाया। मैं उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन से पूरी तरह से ट्रिक्ड हो गया। जीनो ड्रिबल करके निकल गया था। उसने जोर से कहा, ऐसे ही ऊपर पुश करते रहो। दूसरे टीममेट्स ने सिर हिलाया। ठीक है। वे एक साथ विपक्षी गोल की ओर बढ़े। जीन ने देखा और प्रेज किया। हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। ओपोनेंट केवल थोड़ा कमजोर है, लेकिन दोनों टीम्स के बीच स्ट्रेंथ का डिफरेंस अभी भी बहुत स्पष्ट है, कम से कम 7 से 3। फ्योरेंटीना प्लेयर्स जीनो को बॉल पास करते हैं, पास और मूव। उसने सोचा, ओपोनेंट एक कमजोर ग्रुप में है। मैं जानता हूं कि हमारी टीम एक मजबूत ग्रुप में है, लेकिन इस तरह के एक ऑफिशियल मैच को फर्स्ट हैंड देखना, ये गाइज अमेजिंग है। मैं स्टार्टिंग लाइनअप में कैसे आ गया? उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर जीनो है। ओपोनेंट के डिफेंस में बढ़ते गैप के साथ शैडो स्ट्राइकर का एरिया एक्सट्रीमली फ्री हो जाता है। फील्ड पर जीनो 2 विपक्षी प्लेयर्स को ड्रिबल करके पार कर गया। एक उपयुक्त डिस्टेंस पर उसने बॉल शॉट की। बॉल ऊपर उड़ी और गोल की क्रॉसबार से टकराई। एक टीममेट चिल्लाया, आह, लगभग अंदर। कीप शूटिंग जीनो। जीन कांपते हुए अपना हैंड ऊपर उठाया और चुपचाप काउंट किया। वो 4 ऑलरेडी है। क्या मुझे आज खेलने को मिलेगा? नहीं। कौन जानता है। मुझे हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होगा। दौड़ो दौड़ो। फील्ड पर जीनो और एक विपक्षी प्लेयर के बीच अचानक एक कॉलिजन हुआ। ब्लड उछल गया। रेफरी ने जल्दी से विसल बजाई। एक सासुओलो प्लेयर चिल्लाया, ओ माय गॉड। लूका ने बिना रुके जेस्चर किया। रेफरी, वो एक एल्बो था। एक एल्बो। कम से कम उसे एक येलो कार्ड दो। उसने बुदबुदाया। ठीक है। रेफरी ने एक येलो कार्ड निकाली है। एक टीममेट पास आया और जीनो से पूछा, आर यू ओके? उसने अपने माउथ के कॉर्नर से ब्लड पोंछा। हाँ, बस एक हल्का स्क्रैच। जियान ने खुद से कहा, अगर ऐसा है तो शायद मुझे खेलने को मिलेगा। स्टैंड साइड पर जीवू। वो हैरान महसूस करते हुए चारों ओर देखने लगी। ये बहुत फन होना चाहिए या नहीं? स्कोर 0-0 है, लेकिन हर कोई क्रेजी की तरह चीयर कर रहा है। क्या ये सच में फन है? वैसे भी उससे पहले उसने मुस्कुराया और जीयू से कहा, क्योंकि ओपोनेंट कमजोर है, शायद मुझे खेलने को भी नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है, मैं एस हूं। उसका पूरा बॉडी कांप गया। नो वे, वे सच में उसे अबैंडन नहीं करने जा रहे हैं, है ना? उसके बगल में बैठी क्राउड अचानक एक्साइटेडली रोर कर उठी। जीयू चौंक गई, पीछे मुड़ी और देखा कि स्कोरबोर्ड बदल गया था। फ्योरेंटीना एक गोल से लीड कर रही थी। दर्शक चीयर करने लगे। जीनो से यही एक्सपेक्टेड था। उसने आखिरकार स्कोर किया। वो सरप्राइज्ड थी। व्हाट? जियान की टीम स्कोर कर गई। जीयू बुदबुदाई। ये बुरा है। ओपोनेंट पहले से ही कमजोर था, लेकिन अब उन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया। फिर एस जियान के खेलने का चांस और भी कम हो गया। वो इस मोमेंट में नीचे बैठे जियान की तुलना में उसी सिचुएशन में थी, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। वो खुशी से चुपचाप चीयर कर रहा था। उन्होंने कर दिखाया। एक क्विक ओपनिंग गोल। ये सबसे अच्छा सिनारियो है जिसकी मैंने कभी इमेजिन की थी। मैं कुछ भी सोचूं, मात्र सिनारियो जहां मुझे खेलने को मिलता है वो तब है जब मेरी टीम लीड ले सकती है। ग्रेट, थैंक यू जीनो। शियान ने अपने हैंड्स का उपयोग करके अपने माउथ के चारों ओर एक मेगाफोन बनाया। ग्रेट। उसके बगल के प्लेयर ने उसके शोल्डर पर पट किया। शियान उस आवाज के साथ, भले ही मैं तुम्हारे ठीक बगल में बैठा हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जियन घबरा गया। आह सॉरी। वह सरप्राइज्ड था। तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो? टोनी ने अपनी चिन सहलाई और उसकी ओर देखा। रेफरी ने विसल बजाई जो फर्स्ट हाफ के एंड का संकेत था। स्कोर फ्योरेंटीना के पक्ष में 0-3 था।
लॉकर रूम में जीन एक कोने में अकेला बैठा था। उसके चारों ओर प्लेयर्स जीवंत रूप से डिस्कस कर रहे थे। यह सुचारू रूप से चल रहा है। उसने सिर झुकाया और खुद से कहा, फर्स्ट हाफ 3-0। यहां तक कि मैं भी सोचता हूं कि यह एक अविश्वसनीय रूप से ग्रेट परफॉर्मेंस था। टोनी अंदर चला आया और चिल्लाया, सब लोग पे अटेंशन करो। जॉन ने सोचा। इस रेट पर उसने जोर से कहा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा जॉब किया। चलो सेकेंड हाफ में इसे बनाए रखना जारी रखें, अंडरस्टैंड? सबने एक साथ कहा, यस सर। उसने खुद से कहा, एक्सपेक्टेशंस ऊंची हो रही हैं। जॉन नहीं गया, बल्कि कोच के सामने खड़ा रहा, अपना हैंड उठाते हुए। कोच, उसने एक होपफुल एक्सप्रेशन के साथ टोनी की ओर देखा। थॉट्स कॉन्स्टेंटली पोर आउट हो रहे थे। ईमानदारी से कोच, क्या यह टाइम नहीं है कि आप मुझे अंदर आने दें? यह गेम ऐसा नहीं लगता कि हम हारने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जीनो टीम का एस है। क्या आपको उसे रेस्ट नहीं करने देना चाहिए? वो अभी थका हुआ दिख रहा है। वो चौंक गया। वॉट इज रॉन्ग जियान? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? उसने अपना सिर खुजलाया। नहीं सर। क्या मैं एक मोमेंट के लिए बाथरूम जा सकता हूं? जीन के हाथ में उसने खुद को डांटा। व्हाट? मैं ये क्या बकवास कह रहा हूं? टोनी को स्वेट आ रहा था, स्पीचलेस होकर उसे देख रहा था। उसने आखिरकार सिर हिलाया। गो। जियन चुपचाप बाहर निकला, अपने हेड में बुदबुदाया, अनबिलीवेबल। उसने बाथरूम में फॉसेट चालू किया, फिर मिरर के सामने निराशा से सिर झुका लिया। अचानक बिना किसी रीजन के बाथरूम तक चला गया। जियान ने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। तुमने सच में सब कुछ कर दिया है लाई जियन। टीम में वापस आने और फिर फील्ड पर जाने की पूरी प्रोसेस के दौरान वो सोचता रहा, आमतौर पर यह एक मोमेंटस मोमेंट होना चाहिए, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रूथ यह है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सच में खेलना चाहता हूं। जियान के पीछे स्टैंड से जियू चिल्लाई, लाई जियान, यू कैन डू इट। उसने पे अटेंशन नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी अपनी ही वर्ल्ड में खोया हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि ये उस वजह से है या नहीं। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ। जियान ने खुद से कहा, मैं जो उम्मीद कर रहा था वो सच हो गया है। टोनी ने अपनी वॉच को नीचे देखा। उसने पुकारा, एंड्रिया, फेबियन, और अंत में जियान वार्म अप। वह चौंक गया। मेरा नाम पुकारा गया। क्या ये मेरा चांस होगा? जियान जल्दी से खड़ा हो गया। यस यस, उसने अजीब तरह से दिखाते हुए वार्म अप किया कि वो रेडी था। मेरे शूलेसेस बहुत टाइट बंधे हुए हैं। टोनी धीरे से खांसा, वहां वार्म अप करो। जियान जल्दी से भाग गया। यस सर, उसने बुदबुदाया। मैंने नोटिस्ड होने के लिए हर तरह की चीजें की हैं, लेकिन ईमानदारी से अब चीजें इतनी ग्रेट नहीं हैं। एंड्रिया जो मेरे साथ वार्म अप कर रहा है, जीनो का सक्सेसर है और जल्द ही स्टार्टिंग लाइनअप में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। कहा जाता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो बॉल को सुपर वेल हैंडल कर सकता है। लूका एंड्रिया को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूटेड किया जाता है। वह लगातार जवाब दे रहा था, यस सर। जियन ने अपना लेग प्रेस किया, बुदबुदाते हुए, वे मुझे कैसे देखते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी टीम द्वारा इग्नोर किया जाता है, वो पूरी तरह से डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन फिर पिछले कुछ मंथ से मैं सिर्फ एक बर्डन रहा हूं, कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बिना सैलरी प्राप्त करना। क्या वे मुझे इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने के लिए कम से कम एक बार फील्ड पर नहीं आने दे सकते? उसने कोच टोनी को चिल्लाते हुए इमेजिन किया, स्टार्ट वर्किंग जियन। उसका पूरा बॉडी एक मजबूत विल से रेडिएट हुआ। मैं चमकने के लिए रेडी हूं। 15 मिनट्स बाद यान ने लूका की ओर देखा, जो रेफरी को सिग्नल कर रहा था, अपने हाथ में पुकारते हुए। वह सब्स्टिट्यूशन सिग्नल है। वह इस डायरेक्शन में आ रहा है। उसने पुष्टि करने के लिए पीछे देखा। हाँ, वो सही है, वो नंबर। एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में उसने वरीडली सोचा, वो कौन हो सकता है? क्या ये एंड्रिया है, जैसा मैंने सोचा था, या डिफेंस को मजबूत करने के लिए डिफेंडर फेबियन? वो कौन हो सकता है? फैंस ने भी सिचुएशन को नोटिस किया था। ऐसा लगता है कि वे किसी को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। शायद वे जीनो को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वे 3 गोल से लीड कर रहे हैं। जियू क्यूरियसली वॉच कर रही थी। उसने सोचा, नो वे। सामने बैठे 2 पुरुष फैंस अभी भी डिस्कस कर रहे थे। तो एंड्रिया अंदर आएगा। व्हाट? नहीं, ये नंबर 20 है। जियू चुपचाप खुश हुई। आखिरकार उन्होंने एक्सचेंज करना जारी रखा। हु इज नंबर 20? वो कौन हो सकता है? उसने अपने हेड में चीयर किया। वो आ रहा है। सॉकर जीनियस। यान ने अपने सामने अंधेरा महसूस किया। उसने एक सांस ली, सोचते हुए क्या हो रहा है। लूका ने जियान के शोल्डर पर जोर से पट किया। जियान, आर यू लिसनिंग? वो चौंक गया। जियान अब धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा था। मैं फील्ड पर जाने के लिए रेडी हो रहा हूं।
उसने उसके शोल्डर पर पट किया। बस खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करो, प्रेशर्ड मत होना। श्यान ने एक गहरी सांस ली, सोचते हुए, मैं थोड़ा वरीड हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये अभी भी ठीक है। रेफरी ने बोर्ड उठाया है। सब्स्टिट्यूशन। उसने जीनो को हाई फाइव किया जो फील्ड छोड़ रहा था। बुदबुदाया, मुझे लीफ की तरह कांपना चाहिए था, लेकिन अब मैं बस वहां दौड़ना चाहता हूं। मैं सच में जीयू से गोल स्कोर करने का अपना प्रॉमिस निभाना चाहता हूं। बिल्कुल, इससे मेरा हिडन कार्ड रिवील हो जाएगा। रेफरी ने एक विसल बजाई। गेम जारी रहा। जीवू स्टैंड पर कांपते हुए बैठी थी। ईमानदारी से पास टू जियान, तुम सबको किक करने का चांस मिला है। आसपास के फैंस जिन्होंने चिल्लाहट सुनी वे चौंक गए और उसे देखने लगे। जीयू ने अपना हैंड अपनी लेफ्ट चेस्ट पर रखा, बुदबुदाई, मेरा हार्ट ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक्सप्लोड होने वाला है। बस एक मोमेंट पहले मैं थोड़ा बोर्ड महसूस कर रही थी, लेकिन अब ये ठीक है। लेकिन जिस मोमेंट जियान फील्ड पर कदम रखा, मैं प्लेयर नहीं खेल रही हूं। लेकिन मैं इतनी नर्वस क्यों हूं? फील्ड पर फ्योरेंटीना के 2 प्लेयर्स ने अभी अभी जियान को बॉल पास की थी। उसने बॉल प्राप्त की सोचते हुए, तुम इसे बाहर से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड के अंदर ये क्रेजी महसूस होता है। यहां तक कि बॉल को आगे पीछे पास करना जैसी सरल चीज भी एक बॉम्ब पास करने जैसा लगता है और ओपोनेंट्स प्रेडेटर्स की तरह हैं। यदि तुम एक सच्चे जीनियस नहीं हो तो डिस्ट्रैक्शन का एक मोमेंट भी तुम्हें निगलवा देगा। श्यान ने बॉल पास कर दी। ससुओलो प्लेयर हक्का बक्का रह गया। एक और बैक पास। उसने ओपोनेंट को ब्लॉक किया, खुद को याद दिलाते हुए फोकस। यहां अंदर क्रेजी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसे क्रेव भी कर रहा हूं। सियान तेजी से दौड़ गया। जीव लगातार चिल्ला रही थी, आगे की ओर झुकते हुए। ससुओलो प्लेयर जो उसे करीब से मार्क कर रहा था चिल्लाया, नंबर 20 रन टू द मिडफील्ड। विपक्षी टीम के दूसरे प्लेयर्स तुरंत क्योटिक हो गए। हाँ, डोमिनिको उसी एरिया में जा रहा है। क्या इससे उनकी मूवमेंट टैक्टिक्स मैसअप नहीं हो जाएंगी? 2 प्लेयर्स मार्क किए जा रहे हैं या डिफेंसिव एरिया में जा रहे हैं? क्या वे सिर्फ इसलिए केयरलेस हो रहे हैं क्योंकि वे लीड कर रहे हैं? मोनाको मिडफील्ड तक पहुंचा और एक पास किया। ओपोनेंट हैरान था। इस सिचुएशन में नंबर 19 या नंबर 5 को एक पास। बॉल कौन प्राप्त करेगा? जियान और प्लेयर नंबर 5 की आंखें मिलीं। वो तुरंत उसके बगल से स्लाइड करके बॉल का पीछा करने लगा। नंबर 5 ओपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए दौड़ कर आया। ओपोनेंट हक्का बक्का रह गया। हाँ, डिफेंसिव फॉर्मेशन ओवरलैप हो रही है। जियान ने धीरे से बॉल को ऊपर फ्लिक किया। 2 ससुओलो प्लेयर्स बॉल को अपनी आंखों के सामने फ्लैश होते हुए खाली देखते रहे। हाँ, वो उन दोनों के बगल से स्लाइड करके निकल गया, फिर तेजी से बॉल को आगे ड्रिबल किया। जीवू ने अपनी सांस रोक ली, सो फास्ट। लूका ने शांति से असेस किया, एक प्ले जिसे मार्किंग प्लेयर्स को धोखा देने के लिए एडवांस में अरेंज किया गया था। विपक्षी टीम जो आमतौर पर मिडफील्ड में डिफेंस के बीच एक गैप रिवील करती है, अप्रत्याशित रूप से मिडफील्ड के पीछे तक की डिस्टेंस कंप्लीटली नैरो कर दी। दिखाओ जियान, अब से ये फील्ड तुम्हारा है। जियान ने अपने सामने ब्लॉक कर रहे 2 प्लेयर्स को देखा, अपने हेड में कैलकुलेट करते हुए, इस मोमेंट में गैप बहुत बड़ा है। अगर मैं धीरे धीरे पेस डिक्रीज करूं और दोनों साइड्स पास करने के लिए किसी को लुक अराउंड करते हुए देखूं, तो वे सोचेंगे कि मैं एक पास की तलाश कर रहा हूं। निश्चित रूप से ओपोनेंट ने बेट लिया, पीछे हटते हुए और एक्टिवली पाथ ब्लॉक करते हुए। गोलकीपर तुरंत चिल्लाया, इडियट, व्हाट आर यू डूइंग? पेनल्टी आर्क से ठीक पहले प्लेयर चौंक गया। ओह क्रैप, आई जस्ट नोटिस्ड। लूका मुस्कुराया, टू लेट। जियान बॉल को ड्रिबल करके ऊपर ले गया था। उसका फुट शूट करने के लिए रेडी था। ओपोनेंट तुरंत आगे बढ़ा, ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए। उसने चिल्लाया, नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन उसने ओपोनेंट के स्लाइड करके प्ले ब्रेक करने से ठीक पहले बॉल शूट कर दी। बॉल ट्रेमेंडस पावर के साथ शॉट की गई थी। जियान की आंखें चौड़ी हो गईं। साइडलाइंस पर जीनो खाली घूर रहा था। लूका और टोनी ने भी चौड़ी आंखों से घूरा। जियू बुदबुदाई, अगर ये नहीं रुका तो वो चोटिल हो जाएगा। बॉल गोलकीपर के ग्लव्ड हैंड को छूकर निकल गई, फिर लाइटनिंग बोल्ट की तरह सीधी नेट में चली गई। उसने खुद से सोचा, मैंने अपने हेड में 80 मिनट्स तक जिस सीन का सिमुलेट किया था वो रियलिटी बन गया है। जियान का पूरा बॉडी स्लो मोशन में महसूस हो रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने आखिरकार जियू से अपना प्रॉमिस निभाया। जियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके टीममेट्स खुशी से चीयर कर रहे थे। उन्होंने उसे घेर लिया, उसकी प्रेज करते हुए। वो बहुत डिफरेंट है, एक अमेजिंग शॉट। जियान चकित था, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कोरियन हूं? वे एग्जैजुरेट कर रहे हैं। और डिफरेंट से उनका क्या मतलब है? लूका बहुत एक्साइटेड था। उसने इटालियन में स्ट्रिंग चिल्लाई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
वह बहुत रिफ्रेशिंग है। देखो, मैंने तुमसे कहा था कोच। टोनी ने धीरे से फुसफुसाया। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ, बच्चे देख रहे हैं। वो चौंक गया। सही है, सही है। वो खुद से मुस्कुराया, सोचते हुए लूका का एक्साइटमेंट अंडरस्टैंडेबल है। ईमानदारी से मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत जल्दी था, लेकिन लूका ने श्यान को डालने पर जोर दिया। वो पहली टाइम थी जब मैंने लूका को इतना डिसाइसिव देखा। वो कहता रहा, ट्रस्ट हिम। टोनी ने खुद से सोचा, ऐसा लगता है कि लूका जियान की सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझता है। उसने उसके शोल्डर पर अपना हैंड रखा। लूका, गुड जॉब। जॉन, जो वापस दौड़ रहा था, अचानक रुक गया। ओ, मैं भूल गया। उसे जीयू के इंस्ट्रक्शंस याद आए। याद रखना, अगर तुम स्कोर करो तो सबसे पहले मुझे ढूंढना। जीयू की आंखें स्टैंस को खोजने लगीं। वो छोटी रास्कल कहाँ है? जल्दी से उसने उसे जोर से चिल्लाते हुए देखा। ओ माय गॉड, यू आर ऑसम। जियान बुदबुदाया। उसे मिस करना मुश्किल है। मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने अपने टेम्पल्स पर 2 फिंगर्स उठाई और एक फ्लिकिंग मोशन किया। जीयू अचानक जम गई। जियान अंदर ही अंदर चकित था। हाँ, क्या वो गलत था? धिक्कार है। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक सुपर क्रिंज मोमेंट क्रिएट कर दिया। गेम के बाद जीवू और जियान स्ट्रीट पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, कम से कम तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। वो हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? जीवू ने कंधे उचकाए। मैंने बस सोचा कि तुम खुद को सॉकर जीनियस या जो कुछ भी कह रहे थे, वो बस मेरे सामने कूल दिखने की कोशिश थी। जियान ने माथे पर बल डाला। मैं तुम्हारे सामने कूल दिखने के लिए क्यों झूठ बोलूंगा? वह हंसी। हाँ, सही। वह अंदर ही अंदर भ्रमित था। इसमें इतना मजेदार क्या है? जीयू ने अचानक पूछा। तो क्या इसका मतलब है कि तुम अगले गेम से स्टार्ट करोगे? जीन हक्का बक्का रह गया, मगर उसे कुछ और कहने से रोकने के लिए किम जी वू उसे बताती है कि अगला मैच एक टफ राइवल के खिलाफ है, इसलिए टीम के एस को स्टार्टिंग लाइनअप में होना ही होगा, या क्या वे आज की तरह उसे एकदम एंड में ही थ्रो करेंगे? जीन जानता है कि उसने चीजों को और बिगाड़ दिया है। अभी के लिए वो उसे जवाब नहीं देता, लेकिन हमें बताता है कि उनका अगला ओपोनेंट नापोली है, जो एक स्ट्रांग टीम है और अपनी हाई डिफेंसिव लाइन के साथ पूरे पिच पर प्रेसिंग के लिए जानी जाती है। इस समय फ्योरेंटीना ग्रुप में तीसरे स्थान पर है। अगर उन्हें टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई करना है तो उन्हें पहले या दूसरे स्थान पर फिनिश करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट है कि ये मैच आसान नहीं होगा, और इसके बाद वाले मैच की तो बात ही मत करो, जो जुवेंटस के खिलाफ है, जो टेबल में टॉप पर है। उसी क्षण किम जी वू उसके विचारों को बीच में रोकते हुए पूछती है कि वो उस मैच में कितने गोल स्कोर करने की योजना बना रहा है। वो जवाब देता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या फुटबॉल जीनियस को केवल कमजोर टीम्स के खिलाफ ही कॉन्फिडेंट महसूस होता है। उस कमेंट ने जीन के प्राइड पर सीधे वार किया, और बिना सोचे समझे उसने किम को खुश करने के लिए कुछ गोल्स डेडिकेट करने का वादा कर दिया। फिर भी डीप डाउन वो जानता है कि उसने चीजों को और बिगाड़ दिया है। जब वो ये सवाल कर रहा था कि झूठ बोलना कितना बुरा लगता है, तो उसने उसका ध्यान मांगा और उसे बताया कि वो उसके लिए डेडिकेटेड उस महान सेलिब्रेशन का इंतजार करेगी जो उसने आज किया था। मेन कैरेक्टर शर्मिंदगी नहीं संभाल पाया और इतना ब्लश कर गया कि उसने जल्दी घर चलने का सुझाव दिया। वापस जाते समय वो लड़की अपने आसपास की हर चीज पर मार्वल करती रही। इस बीच वो उस ट्रबल के बारे में सोच रहा था जिसमें वो फंस गया था, लेकिन तय किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए उसे बस प्रैक्टिस में अपना ऑल देना है और जल्द या बाद में वो स्टार्टिंग लाइनअप में एक स्पॉट कमा लेगा। अगले दिन हम उन्हें एक रिकवरी ट्रेनिंग सेशन में देखते हैं। जीन सोचता है कि उसे यहां होने की क्या जरूरत है जब वो मुश्किल से 10 मिनट्स खेला था। फिर भी इससे पहले कि वो नॉनसेंस के बारे में ज्यादा सोचे, वो जीनो को अपने सभी टीममेट्स को अलविदा कहते हुए देखता है। ये उसे अजीब लगता है, इसलिए वो दूर से ही कॉन्वर्सेशन सुनता है। तभी उसे पता चलता है कि लड़के का अंडर 19 में प्रमोशन हो गया है, इसीलिए हर कोई उसे बधाई दे रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे भी उसे बधाई देनी चाहिए। सच कहूं तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की है, इसलिए ये अजीब लगता है कि क्या किया जाए। जीनो जीन को सरप्राइज करते हुए नमस्ते कहने के लिए उसके पास आता है। तुरंत बाद वो बताता है कि वे वास्तव में क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि इससे उसका प्रमोशन उम्मीद से ज्यादा तेजी से हुआ। मेन कैरेक्टर को वास्तव में ये समझ नहीं आता, लेकिन वो खुश है क्योंकि जीनो का टीम छोड़ना स्टार्टिंग स्पॉट के लिए लड़ने के लिए ज्यादा रूम खोलता है। वास्तव में उसे बस ऑन्द्रे को हराना है और वो सेट है। तभी वो लड़का गोल पर एक पावरफुल शॉट मारता है, जिसे देखकर जीन तुरंत हम्बल्ड हो जाता है। बाद में कोच टोनी के ऑफिस में लूका उसे बताता है कि उसने उसे जाने दिया। ये शर्म की बात है क्योंकि वो उसके ओबीडियंट होने से अटैच्ड हो गया था, लेकिन टोनी उसे चिंता न करने के लिए कहता है।
कुछ सालों में वो बच्चा अंडर 19 के लिए तैयार हो जाएगा। उसे अभी यहां रखना केवल उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। अभी के लिए उन्हें अपनी सारी एनर्जी उन प्लेयर्स पर केंद्रित करनी होगी जिनकी वे जिम्मेदारी हैं, खासकर उस बच्चे पर। लूका पूछता है कि क्या उसका मतलब जीन से है। टोनी हाँ कहता है। अगर आप उनकी पोटेंशियल की तुलना करें तो जीन को ज्यादा प्रायोरिटी देने का चॉइस फायदा देगा। साथ ही अब उसे मैचेस में ज्यादा एक्सपीरियंस मिल पाएगी। लूका भी इस विचार को साझा करता है कि जीन में कुछ स्पेशल है। जीनों में भी है, लेकिन उस लेवल पर नहीं। अभी के लिए उसकी एकमात्र चिंता अगला मैच है। नपोली कोई आसान ओपोनेंट नहीं है और ये जीन के लिए टफ हो सकता है, जिसमें अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। टोनी सोचने के लिए एक पल रुकता है, फिर वो उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है। यह मैच बच्चे का फ्यूचर तय करेगा। मीटिंग बंद करने से पहले कोच टोनी उसे टीम को मैनेज करने के बारे में याद दिलाता है। भले ही जीन ज्यादा न खेले, उन्हें उसे हर तरह से कीप करना होगा। इसके बाद सीन एक और जगह शिफ्ट होता है। यहां हम एक बिजनेसमैन को जीन का एक वीडियो देखते हुए देखते हैं। वो कहता है कि बच्चा गुड है, लेकिन चूंकि उसने उसे अभी तक इन पर्सन नहीं देखा है, वे रिस्क नहीं ले सकते। एक और दिन हम प्रोटैगनिस्ट के फादर के घर पर हैं। वो किम जी वू को खाना बनाते हुए देख रहा है। जब वो ऊब जाता है तो वो अपने रूम की ओर जाने का फैसला करता है, लेकिन वो उसे रोकती है, कहती है कि वो उसके लिए कुछ डिलिशियस बना रही है, इसलिए कम से कम वो उसके साथ रह सकता है। जीन थोड़ा रफ्ट अप होकर कहता है कि पहले उसने कहा था कि वो केवल वही प्रैक्टिस करने वाली है जो उसने सीखा था। ठीक तभी उसे बैकग्राउंड में हंसी सुनाई देती है और जब वो मुड़ता है तो वो अपने फादर को उसे एक प्राउड थम्स अप देते हुए देखता है। संक्षेप में बेटे को सॉकर पसंद है और अब उसके पास एक लड़की है। मैन होने की वेरी डेफिनेशन। बाद में फादर अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को खाना कितना डिलिशियस था इसके लिए बधाई देता है, सुझाव देता है कि जब भी उसके पास समय हो वो आती रहे। वह खुशी से सहमत होती है। जब जीन अपना पास्ता खा रहा होता है तो किम उसे बताती है कि मील के बदले में वो उसे एक गोल का ओ करता है। प्रोटैगनिस्ट उस समय मूड को हल्का करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उस समय वर्क के बारे में बात न करें। फादर बीच में आकर जीन से माफी मांगता है कि वो उसके आने वाले मैच में शामिल नहीं हो पाएगा और पिछले वाले को मिस कर दिया। युवक उसे चिंता न करने के लिए कहता है। उसे ये भी याद आता है कि सुबह उसे बताया गया था कि वो नापोली के खिलाफ मैच में स्टार्ट करेगा और तब से उसके फादर ने माफी मांगना बंद नहीं किया है। फिर भी उसकी नजरों में जिसे माफी मांगनी चाहिए वो खुद है, क्योंकि वो अपने फादर को वो सब कुछ नहीं दे पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। उसके फादर ने दूसरी ओर उसके साथ रहने के लिए कोरिया में सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वह पूरे जर्नी के दौरान उसके साथ खड़े रहे हैं, यहां तक कि जुवेंटस के साथ उसके सेटबैक के दौरान भी, इसीलिए वो इस वर्ल्ड में सब कुछ डिजर्व करते हैं। उसके विचारों को किम जी वू बीच में रोकती है, जो एक बार फिर उसे प्रेस करती है कि वो कितने गोल स्कोर करने वाला है। 4-3 कितने? जीन जवाब देता है कि वह उसे नहीं बताएगा। वो इसे शांति से स्वीकार करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो जीन के फादर को उस जेस्चर के बारे में बताती है जिसका उपयोग उसने सेलिब्रेट करने के लिए किया था, जिससे वो वास्तव में एम्बैरेस्ड हो जाता है। आदमी कहता है कि ये ठीक है, जबकि जीन अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपना चेहरा ढक लेता है। जब लड़की अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को डिशेस क्लियर करते हुए देखती है तो उसकी इंस्टिंक्ट किक इन होती है और वो उन्हें खुद धोने पर जोर देती है। यहां से हम मैच के दिन पर जंप करते हैं। जीन अपने टीममेट्स को गैदर्ड पाता है क्योंकि वे टैक्टिक्स पर जा रहे हैं। वो सोचता है कि वो इस हद तक कैसे पहुंच गया, फिर भी वो उस ट्रस्ट को धोखा नहीं देगा। मैच शुरू होता है। नंबर 4, जो टीम को ऑर्गेनाइज करने का प्रभारी है, उन्हें शांत रहने और अपनी ट्रेनिंग को याद रखने के लिए कहता है। यह कहना आसान था, लेकिन जब ओपोनेंट आप पर आता है तो इसे बनाए रखना दूसरी स्टोरी है। नपोली ने इतनी एग्रेसिवली प्रेस किया कि उन्होंने उन्हें कुछ ही सेकंड में पीछे हटने के लिए फोर्स किया। कोच बताते हैं कि प्रेशर उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, जिससे पोजीशन बनाए रखना टफ हो रहा है और चांसेस क्रिएट करना और भी मुश्किल। लूका पूछता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, लेकिन टोनी चुप रहता है और बस देखता है। जैसे ही वे बॉल लूज करने वाले थे, जीन ने अपने टीममेट को खेलने के लिए स्पेस देने के लिए खुद को आजाद किया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने पास वहीं भेजा जहां जीन चला गया था और उसने इसे आसानी से लिया। बिना दूसरे विचार के उसने एक क्विक अटैक लॉन्च किया। जब एक डिफेंडर पोजीशन स्टील करने के लिए स्लाइड इन हुआ तो प्रोटैगनिस्ट ने बॉल ब्रूनो को दिया, जो लेफ्ट बैक है। उसने इसे स्मूथली कंट्रोल किया और अटैक को आगे बढ़ाया। जैसे ही ब्रूनो विंग से नीचे जाता है, जीन सेंटर की ओर उसकी रन से मैच करता है। अपने टीममेट की स्टाइल को जानते हुए उसे यकीन है कि पास नहीं आएगा, फिर भी उसका काम ओपोनेंट को ये सोचना है कि ये आएगा, इसलिए वो एक डिफेंडर को दूर खींचने के लिए इनसाइड कट करता है। नपोली के कैप्टन ने जीन को मार्क करने के लिए एक टीममेट भेजा, जिसने ब्रूनो के लिए एंगल ओपन कर दिया। बिना किसी हेजिटेशन के उसने कट इनसाइड किया और गोल पर राइट फुटेड शॉट मारा।
वो बस इंचेस से चूक गया, पर ये उनका पहला रियल चांस था। सम्मान में उसने जीन से अपोलोजाइज किया। जीन ने उसे थम्स अप दिया और कहा कि इट वॉज ऑल गुड। थोड़ी देर बाद फ्रेंटिना का कैप्टन अपनी टीम को तेजी से फॉल बैक करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, नपोली ने पहले ही प्रेसिंग शुरू कर दी है, जिससे वो एक खराब पास करने के लिए फोर्स हो जाता है जो बॉल को आउट वाइड भेज देता है। समय बर्बाद न करते हुए ब्लू साइड प्ले फिर से रीस्टार्ट करती है और क्विक पासेस की एक स्ट्रिंग के साथ मिडफील्ड से कट थ्रू करती है, जब तक कि वे फ्योरेंटीना के एरिया में एक क्रॉस डिलीवर नहीं करते। भले ही डिफेंडर ने ब्लॉक करने की कोशिश की, वो बस नहीं कर पाया। स्ट्राइकर उसके ऊपर उठा और आसानी से उसे हेड से अंदर डाल दिया, एक स्टनिंग गोल स्कोर किया। जैसे ही ब्लॉन्ड ने सेलिब्रेट किया, प्रोटैगनिस्ट ने अपनी टीम की सभी मिस्टेक्स को पकड़ा। इसके तुरंत बाद उसने सोचा कि चूंकि वे अब पीछे हैं, प्रेशर केवल बढ़ेगा, लेकिन उसे अभी भी विश्वास है कि वे इस गेम को टर्न अराउंड कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, नपोली ने प्रेशर बढ़ा दिया और पहले हाफ के ज्यादातर हिस्से में टेम्पो को डिक्टेट किया। ये 40वें मिनट तक चला, जब एक फ्लोरेंटीना थ्रो इन के दौरान बॉल ढीली होकर उछली और कैप्टन ने सिर के बल डाइव लगाई। इसे दोबारा बाहर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक ओपोनेंट से टकराकर पोजीशन बनाए रखने के लिए। ठीक बाद में वो चिल्लाकर सबको फोकस्ड रहने को कहता है। देर सबेर चांस उनके पास आएगा। कोच को ये पसंद आता है क्योंकि टीम का स्पिरिट उठाना कैप्टन का काम है और वो इसे पूरी परफेक्शन के साथ कर रहा है। सभी प्लेयर्स वापस गेम में आ जाते हैं। नंबर 8 बॉल के साथ ड्रिबल करता है जितनी स्किल उसके पास थी और एक डिफेंडर से आगे निकलने में कामयाब रहा। यहां तक कि कोचेज ने भी तुरंत इसका जश्न मनाया। जीन मदद के लिए अंदर आया। वो जानता था कि उसके पीछे के 2 डिफेंडर्स जल्द ही उसे घेर लेंगे, इसलिए इस बार उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। डिटर्मिनेशन के साथ उसने साइड में पास दिया और उसके टीममेट ने उसे कंट्रोल किया, वापस एक थ्रू बॉल दिया जिसने उन्हें डिफेंस को भेदने दिया। उन प्लेयर्स के रास्ते से हटने पर जीन ने सोचा कि डिफेंस को तोड़ना आसान होगा। हालांकि वो बिल्कुल अकेला था। उसके टीममेट्स उसकी पेस के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। टोनी पहले से ही जानता था कि ऐसा देर सवेर होगा, इसलिए वो सोचता है कि उसका प्लेयर अब क्या करेगा। अगर उसने चुनने में बहुत देर लगाई तो वो चांस खो देगा। इस बीच जीन स्थिति को समझता है और अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। विपक्षी डिफेंडर्स में से एक सोचता है कि वो इसे अकेले ही ले जाएगा, लेकिन कैप्टन सहमत नहीं होता। उसने पहले ही बॉल पास कर दी थी, इसलिए वो शायद एक टीममेट का इंतजार कर रहा है। हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। कुछ सेकंड पहले जान पहले से ही जानता था कि वो क्या करने जा रहा है, और जैसे उसने अपने अंदर एक बीस्ट को आजाद कर दिया हो, वो पहले वाले से फिसलकर आगे निकल गया। एक तेज सेल्फ पास से उसने दूसरे को भी पछाड़ दिया और आगे 4 और राइवल्स बचे थे। कैप्टन ने पहले की गई अपनी गलत चॉइस पर अफसोस किया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें उसे रोकना होगा। कम से कम उन्होंने यही सोचा। हालांकि सच ये है कि उन्होंने जीन के मूव्स को कभी देखा ही नहीं। उसने मेसी की तरह ड्रिबल किया, जिससे उसके कोचेज हैरान रह गए। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी गोलकीपर बचा है। सान जीन से कहता है कि वो उसे स्कोर नहीं करने देगा। प्रोटैगनिस्ट होश में नहीं है, इसलिए वो ध्यान भी नहीं देता और सीधे टॉप कॉर्नर को निशाना बनाते हुए एक शॉट लाइनअप करता है। जब वो कोशिश करता है तो सबके दुर्भाग्य से वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। वो जानता है कि वो इस प्ले को ऐसे खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो वापस खड़ा होता है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे अपने टीममेट्स खुशी से उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो बॉल को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो कहाँ है। थोड़ा इनक्रेडुलस, वो सोचता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी इस बड़ी अचीवमेंट का जश्न मनाता है। उस गोल के साथ स्कोर टाई हो जाता है, जिससे गेम वापस स्टार्ट में आ जाता है। टोनी कहता है कि उस गोल का दूसरी टीम पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जरा कोच के चेहरों को देखो, उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें क्या लगा। लूका कहता है कि उसने सोचा था कि जीन अपनी पहली स्टार्ट में नर्वस होगा, लेकिन वो एक ट्रू वेटरन जैसा दिखता है। उसका कॉलीग अग्री करता है, ये कहते हुए कि बच्चे ने बस वही फील्ड पर लाया जो उसने पहले ही अपने दिमाग में पिक्चर कर लिया था, और जल्द ही वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। इसलिए अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। ये सही है, और मैं उस प्रोग्रेस के बारे में एक्साइटेड हूं जिस तक वो पहुंच सकता है। बाद में लॉकर रूम में हम प्रोटैगनिस्ट टीममेट्स को एक दूसरे की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन जीन के अनुसार वे बस इसी तरह बात करते हैं। भले ही कभी कभी वो पूरी तरह से श्योर नहीं होता कि वे वास्तव में पंचेस थ्रो करना शुरू करने वाले नहीं हैं। उसी क्षण जो प्ले उसने किया था वो उसके दिमाग में चला गया। ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं था। अगर ये गलत हो जाता तो मुझे यकीन है कि वो खेलना जारी नहीं रख पाता।
सौभाग्य से उस समय लक उसके साथ थी, लेकिन इस पर सोचते हुए ये सिर्फ लक नहीं था, इसमें उसकी ओर से ब्रिलियंस का एक टच भी था। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने वास्तव में उस क्षण में वेल प्लेड किया। कोच लूका उन्हें बुलाता है। हर कोई उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनता है और बाहर जाकर विन करने का वादा करता है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वो कीप परफॉर्मिंग वेल कर सकता है। उसी क्षण ब्रूनो वॉक ओवर करता है, उसे कंग्रेचुलेट करता है, उसे स्टे काम रहने के लिए कहता है और उसे एक और गोल के लिए साथ जाने का अर्ज करता है। जीन कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे धन्यवाद देता है और तेजी से सही माइंडसेट में आ जाता है। फिर वे स्टैंड्स में अपनी दोस्त को देखते हैं। वो एक डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन पहने हुए है जो स्टेडियम की एनर्जी किल कर देता है। युवक सोचता है कि वो ऐसी क्यों दिखती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि वो प्रॉमिस्ड गोल सेलिब्रेट करना भूल गया तो उसे प्योर टेरर महसूस होता है। अब फिर से स्कोर करना केवल एक ऑप्शन नहीं था, बल्कि एक ऑब्लिगेशन था अगर वो पूरे वीक रिग्रेट नहीं करना चाहता था। उसी क्षण उसके विचार कोच टोनी द्वारा कट ऑफ हो जाते हैं। वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो बस जवाब देता है हाँ। कोच रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है, इसलिए अगर वो खेलना जारी नहीं रख सकता है तो उसे बस अपना हाथ उठाना होगा और वे उसे तुरंत सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जीन को रियलाइज नहीं हुआ था कि वो वास्तव में थोड़ी देर से पैंटिंग कर रहा था। फिर भी वो खुद को जगाने के लिए अपना चेहरा थपथपाता है और वादा करता है कि इससे पहले कि वे उसे बाहर निकालें, वो अगले 10 मिनट्स के भीतर स्कोर करेगा। सेकेंड हाफ शुरू होता है। नपोली का डिफेंस प्रेशर बढ़ाने के लिए और भी आगे पुशअप करता है। जीन को समझ नहीं आता कि वे इस तरह कैसे खेल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता। हालांकि कोचेस ध्यान देते हैं, ये मानते हुए कि ओपोनेंट गोल के लिए पुश करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वे उस स्ट्रैटेजी से खुद को कितना एक्सपोज कर रहे हैं और वे उस थ्रेट को भी नजरअंदाज कर रहे हैं जो जीन रिप्रेजेंट करता है। अपनी ओर से वो जल्दी से नोटिस करता है कि नापोली का अटैक फील्ड के लेफ्ट साइड पर फोकस है। इस वजह से ऑपोजिट साइड वाइड ओपन रह जाता है। अगर वे स्पेस का उपयोग कर पाते तो वे लगभग निश्चित रूप से स्कोर कर लेते। उसी क्षण फ्रेंटीना का कैप्टन नपोली अटैक स्टॉप करने में मैनेज करता है और पोजेशन रीगेन करता है। जीन पास के लिए चिल्लाता है। कैप्टन हेजिटेट नहीं करता और बॉल अपने टीममेट को देता है। प्रोटैगनिस्ट मार्क कर रहा डिफेंडर कसम खाता है कि वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उसे पहले ही स्पॉट कर लिया था, इसलिए बॉल कंट्रोल में लाने के बजाय वो सीधे लेफ्ट विंग पर एक वॉली फायर करता है जहां ब्रूनो इंतजार कर रहा है। कोच इस बात से अमेज्ड है कि जीन फील्ड को कितनी अच्छी तरह से रीड करता है। फिर भी उन्हें काउंटर अटैक फिनिश करने की जरूरत है। नपोली का कैप्टन अपने टीममेट्स को चिल्लाता है कि ये पहले जैसा ही अटैक है। उन्हें इसे बंद करने के लिए नंबर 11 को शूटिंग से रोकना होगा। डिफेंडर्स में से एक ब्रूनो पर क्लोज इन होने के लिए बढ़ता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट सहित 2 प्लेयर्स मिडिल की ओर ब्रेक थ्रू होते हैं। डिफेंडर अन्य प्लेयर्स को इग्नोर करने का चूज करता है और ब्रूनो की ड्रिबल रोकने में अपना सब कुछ लगा देता है। ब्रूनो ठीक वही करता है जैसा कि ओपोनेंट ने फोरसीन किया था, इसलिए वो उसे ब्लॉक करता है। लेकिन यह केवल एक फेंट था और वो पूरी तरह से इसके लिए फॉल जाता है। इसके बाद ब्रूनो एक लो पास जीन को भेजता है जो कुछ सेकंड पहले ही उसके बगल से दौड़कर निकला था। जीन इसे आसानी से लेता है, लेकिन खुद को बिना शूटिंग एंगल के पाता है। क्या करना है इसके बारे में अनश्योर होकर वो बॉल को कीपर के ऊपर से चिप कर देता है। लेकिन अभी के लिए हमें यह नहीं दिखाया गया है कि क्या होता है। गोलकीपर और डिफेंडर के बॉल को रोकने की कोशिश के साथ सस्पेंस के एक पल के बाद गोल स्कोरबोर्ड में जोड़ दिया गया। जैसे ही जीन ने बॉल को अंदर जाते देखा, वो तेजी से खड़ा हो गया। वो जल्दी से स्टैंड्स की ओर भागा और जब उसने किम जी वू को देखा तो गोल उसे डेडिकेट करने के लिए अपना हाथ उठाया, जैसा कि उसने वादा किया था। थोड़ी देर बाद फ्रेंटीना की जीत के साथ मैच एंड हो गया। नपोली कोच टोनी से पूछता है कि नंबर 20 कौन था और उसने उसे कहां पाया था। उसने जवाब दिया कि वो बस जीनो का बैकअप था। ब्लॉन्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया, जोर देकर कहा कि टोनी उस ट्रम्प कार्ड को लंबे समय से छिपा रहा था और उसे एक स्टार्टर बनने के लिए ट्रेन किया था। कोच ने ये सब डिनाई कर दिया और एडमिट किया कि उसने उसे जुवेंटस से लिया था। ब्लॉन्ड याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसने उसे पहले देखा था, लेकिन वो उसे प्लेस नहीं कर पाता है। टोनी उसे चिंता न करने के लिए कहता है। उसने शायद कभी जीन को खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि जुवेंटस में वो केवल एक मैच खेला और फिर कभी लाइनअप में शामिल नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी हंसता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी इनक्रेडिबल टैलेंट जुवेंटस में स्टार्टर नहीं था। उनके पास गुड प्लेयर्स हैं, लेकिन वो बच्चा अनदर लेवल पर है। टोनी उसे सब्जेक्ट ड्रॉप करने के लिए कहता है। ब्लॉन्ड कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है। फिर वो उस जेम को खोजने के लिए टोनी को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि प्लेयर कोरियन है। ऐसा इसलिए है
जैसा कि वो कहता है, उसकी टीम उस देश के एक डिफेंडर को साइन करने की कोशिश कर रही है जो ग्रेट प्रॉमिस शो करता है। टोनी उसके विचारों को बीच में रोकता है और पूछता है कि वो कब जाने की योजना बना रहा है। ब्लॉन्ड कहता है कि वो पहले ही इस पर वर्क कर रहा है, लेकिन पहले उसे श्योर होने की जरूरत है कि अगला मैच इस जैसा एंड नहीं होगा। अभी के लिए वो जीता, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे उस कोरियन प्लेयर के बारे में नहीं जानते थे। टोनी पहले से ही इम्पेशेंट उसे तुरंत जाने के लिए कहता है। फिर वो सोचता है कि ये नेचुरल ही है कि वे युवा प्लेयर को नोटिस करें, क्योंकि आपको हर दिन एक जीनियस को खेलते हुए देखने को नहीं मिलता है। लॉकर रूम में हर कोई जीत का सेलिब्रेट करता है और जीन को उसके परफॉर्मेंस पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो विनम्रता से उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि कोई उसका इंतजार कर रहा है। लड़के उसे हैंग आउट करने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्विकर है और अंत में चला जाता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो लगभग सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। फिर भी वो एग्जॉस्टेड है और भले ही वो एक टफ राइवल के खिलाफ जीत का सेलिब्रेट करना चाहेगा, उसे घर जाकर रेस्ट करना होगा। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो वो देखता है कि ये उसकी दोस्त है जो उसे जल्दी करने के लिए कहती है। घर के रास्ते में वो नोटिस करती है कि वो कितना थका हुआ है, इसलिए वो उसका थिंग्स कैरी करने की ऑफर करती है। प्रोटैगनिस्ट रिफ्यूज करता है, कहता है कि वो उससे बहुत छोटी है, इसलिए उसे उसका थिंग्स कैरी करना चाहिए। किम उसे याद दिलाती है कि जब वे बच्चे थे तो वो छोटा था और प्रोटैगनिस्ट उससे ऐसी चीजों को ब्रिंग अप करना बंद करने के लिए कहता है। बैग उससे लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वे चलते हैं, वो नोटिस करती है कि जीन सामान्य से ज्यादा खुश लग रहा है। पहले वो समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर एडमिट करता है कि आज गेम के बाद कोच ने उसकी प्रेज की। हालांकि वो जल्दी से खुद को करेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, हम जीनियसेस को हमेशा मिलते हैं। फिर भी यह कोरिया में जैसा है उससे डिफरेंट महसूस होता है। वहां वापस मैंने कितनी भी कोशिश की या यहां तक कि जीता, मुझे केवल क्रिटिसिज्म्स और इंसल्ट्स ही मिले। उसकी तुलना में किसी दूसरे देश में होना और इस टीम के लिए खेलना गुड फील होता है। लड़की, जो उन शब्दों के इमोशनल वेट से अवेयर थी जो उसने सुने थे, उससे वादा करती है कि उसे हमेशा प्रेज और कंपेनियनशिप मिलेगा। जीन ने आखिरी हिस्सा नहीं सुना और केवल यही सोचा कि अगर कोरिया में कोई एक व्यक्ति था जिसने उसे कंग्रेचुलेट किया तो वो किम जी वू थी जिसने उसे एनकरेज किया, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। इसे ध्यान में रखते हुए वो अब रियलाइज करता है कि वो हाल ही में उससे इतना झूठ क्यों बोल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता जो उसने उसे शुरू से दिया था। इसीलिए वो तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक कि वो हर झूठ को सच नहीं कर देता जो उसने उससे कहा था। फिर वो उससे इंतजार करने के लिए कहता है और उसे आइसक्रीम खरीदने की ऑफर करता है। वो वास्तव में खुश हो जाती है और मजाक में उससे कहती है कि वो बड़ा हो गया है। आखिरकार वो रियलाइज करती है कि लड़कियां उसे पसंद करती हैं। वह जवाब देता है कि वो सही कह रही है कि अब वो बड़ा हो गया है और उसके पास ढेर सारा पैसा है। उसे एक आइसक्रीम खरीदना कुछ भी नहीं था। अगले दिन मेन कैरेक्टर टोनी के पास जाता है और उससे कुछ मांगता है। हमें ये नहीं बताया गया है कि ये क्या है, लेकिन हम उसे लूका की ओर इशारा करते हुए देखते हैं और फिर जीन दूर चला जाता है। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर असिस्टेंट कोच टोनी के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। उसने जवाब दिया, नॉट मच। बस इतना है कि अब उसे ट्रेनिंग के दौरान रुकना होगा और जीन का साथ देना होगा। चूंकि जीन ने रुककर थोड़ी देर बाद ट्रेन करने के लिए कहा था, इससे लूका खुश होता है, लेकिन फिर ये याद करके कि इसका मतलब और ज्यादा वर्क है, वो थोड़ा अनॉयड हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लड़का सोचता है कि क्या वो ऐसा मांगकर लाइन क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा डिफाइंस से नहीं किया। पिछले मैच में उसने रियलाइज किया कि अगर वो टीम के लिए रियल हेल्प बनना चाहता है तो उसे अपनी स्टैमिना, ड्रिबलिंग एंड शूटिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। बाद में क्लब के ऑफिस में हम दोनों कोचेस को पोलो नाम के एक आदमी के बारे में बात करते हुए देखते हैं जो अगले मैच में होगा। टोनी लूकस से पूछता है कि क्या उसने उसे वीडियो भेजा था। लूकस जवाब देता है कि उसने भेजा था, लेकिन वो आदमी इसे अपनी आंखों से देखना पसंद करता था। टोनी एडमिट करता है कि ये एक इनकन्वीनियंस है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि रेनोवेशन शुरू करने से पहले पोलो के लिए इतनी प्रिकॉशंस लेना नॉर्मल है। कुछ दिनों बाद हम जीन को अपने कॉलीग्स के बीच एक नॉइजी कॉन्वर्सेशन सुनते हुए देखते हैं। वे इतने एनिमेटेड क्यों थे, इस बारे में क्यूरियस होकर वो पास जाता है। यहां उसे पता चला कि इसका कारण ये था कि ब्रूनो ने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया था और हर कोई बहुत सारे सवाल पूछ रहा था। उसने उन्हें शुक्रवार को अपने खर्चे पर रात के खाने पर ले जाने का वादा किया। जीन अभी भी केवल दूरी से देख रहा था, रिमार्क करता है कि लीग द्वारा साइन किया जाना कितना ग्रेट फील होता होगा। फिर लड़कों ने ब्रूनो से पूछा कि अब वो कितना कमाएगा। वो रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में उन्होंने उसे मना लिया और उसने कहा कि पहले से लगभग 10 गुना ज्यादा, लगभग $2000 एक सप्ताह, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे।
ये सुनकर कोई भी इंडिफरेंट नहीं रहा, यहां तक कि जीन भी विश्वास नहीं कर सका। वह वर्तमान में लगभग $140 एक सप्ताह कमाता है, और अगर उसकी सैलरी को 10 से गुणा किया जाए तो वो कई चीजें कर सकता था। उदाहरण के लिए वो वॉशिंग मशीन फिक्स कर देगा, अपने फादर के लिए एक कार बाय करेगा और निश्चित रूप से किम जी वू के लिए ढेर सारा फूड लेगा। वो अपने विचारों से बाहर निकलता है, ब्रूनो के पास जाता है और उसे उसकी अचीवमेंट पर कंग्रेचुलेट करता है। ब्रूनो उसे धन्यवाद देता है और उसे शुक्रवार को उनके साथ रात का खाना खाने के लिए कुछ समय निकालने के लिए कहता है और प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि वो करेगा। फिर कोच उन्हें बुलाता है और जैसे ही प्रोटैगनिस्ट वॉकअप करता है वो कहता है कि अगली बार उसे एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हालांकि ये बहुत मांगना है क्योंकि हाल तक वो बिना पे के खेल रहा था। ग्रुप ट्रेनिंग सेशन के बाद हम नोटिस करते हैं कि दो लोग अभी भी फील्ड पर हैं। यहाँ जीन और लूका हैं। पहला वाला दूसरे को ड्रिबल पास्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भले ही उसने एक बॉडी फेंट और क्विक फुटवर्क का इस्तेमाल किया, वो सफल नहीं हो सका। लड़का खुद से कहता है कि ये पहले काम किया था, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वही टेक्निक 2 बार काम नहीं करती है। इसे ध्यान में रखते हुए वो राइट की ओर बढ़ता है। जब लूका उसे ब्लॉक करता है तो वो वापस लेफ्ट की ओर कट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक फेक था और वो तेजी से ड्रिबलिंग करता रहा जब तक कि कोच ने अनुमान नहीं लगाया कि वो राइट जाएगा और गलत हो गया, जिससे जीन को आगे बढ़ने का चांस मिल गया। लूका उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कहता है कि उसने उसे पूरी तरह से फूल्ड कर दिया। जीन खुद से नोट करता है कि उसे लगता है कि कोच ने उसे जानबूझकर पास होने दिया, फिर भी वो डेडिकेशन के लिए ग्रेटफुल है। लूका उसे जारी रखने के लिए कहता है, जिस पर एक्साइटेड लड़का सहमत होता है। सांस लेने के लिए एक पॉज के दौरान जीन कहता है कि लूका के साथ ये एक पर्सनल ट्रेनर होने जैसा है। वो एक डिफेंडर, एक गोलकीपर के रूप में कार्य करता है और यहां तक कि उसकी जरूरतों के अनुसार एक रूटीन डिजाइन भी किया है, लेकिन ग्रैटिट्यूड के बजाय वो अपना समय लेने के लिए गिल्टी फील करता है। जब प्रोटैगनिस्ट और नहीं चल सकता तो ट्रेनिंग एंड हो जाती है। लूका उसे स्टे हाइड्रेटेड रहने के लिए एक थर्मोस देता है, फिर सेलिब्रेट करता है। उसे इतना खुश क्या करता है, मुझे नहीं पता। जीन भी यही सोचता है, लेकिन वह वास्तव में माइंड नहीं करता। वो अब यही सोच रहा है कि अगर वो कड़ी ट्रेन करता है तो वो खेलने में कम से कम डिसेंट बन सकता है, और इसीलिए वो खुद को पुश कर रहा है। फिर वो लूका को धन्यवाद देता है, जो पूछता है क्यों, लेकिन तेजी से इतनी डेडिकेशन के साथ ट्रेन करने के लिए धन्यवाद लौटाता है। जीन थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कुछ शर्मिंदगी के साथ कहता है कि एक दिन वो फेवर रिटर्न करेगा। ये कोच को थोड़ा थ्रो ऑफ करता है, लेकिन वह इस पल का उपयोग उसे ये बताने के लिए करता है कि अगर वो वास्तव में फेवर रिटर्न करना चाहता है तो उसे अगले मैच में अपना बेस्ट शो करना होगा। जीन थोड़ा अलार्म्ड हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लूका उसे बताता है कि फील्ड पर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। वो ये जानता है क्योंकि वो लंबे समय तक खेला था। एक गोल जो गोलकीपर के रिबाउंड से आता है वो कोइंसिडेंस नहीं है, ये बस कई शॉट्स और स्कोर करने के प्रयासों का रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि उसे खुद पर और अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट करना चाहिए। जीन सलाह से सरप्राइज्ड है, लेकिन एक पल के बाद वो खुश महसूस करता है क्योंकि वो जानता है कि और भी लोग हैं जो उस पर बिलीव करते हैं। इस क्षण से हम मैच के दिन पर जंप करते हैं। इस बार फ्लोरेंटीना एम्पोली एफसी का सामना करता है, लेकिन एक सरप्राइज है। कोच टोनी ने गेम में जीन की पेस के अनुसार एडजस्ट करने के लिए सभी को ऑर्डर दिया। वह फील्ड पर अटैक और अन्य एस्पेक्ट्स लीड करने वाला होगा। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और यहां तक कि लूका भी नहीं जानता कि ऐसा अग्रेसिव डिसीजन क्यों लिया गया। उन्हें लड़के पर इतना प्रेशर पुट करने से बचना चाहिए था, लेकिन ये पूरी तरह से उस विचार के खिलाफ जाता है। इस बीच स्टैंड्स में हम पॉलो को क्लब के फाइनेंसेस चेक करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि पैसा हर जगह लीक हो रहा है। उसका असिस्टेंट मेंशन करता है कि ये उनके पास यूथ एकेडमी प्लेयर्स की बड़ी संख्या के कारण है। वो एडमिट करता है कि वो ये समझता है, लेकिन जोड़ता है कि अगर उन्होंने केवल क्वालिटी पर फोकस किया तो उसके पास निश्चित रूप से अन्य एरियाज के लिए ज्यादा बजट होगा। इसके अलावा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कोई प्रोग्रेस शो नहीं करते हैं, जैसे कि टोनी ने मेंशन किया। वो बस एक फ्रीलोडिंग प्लेयर है। सहायक मैदान की ओर इशारा करता है और तेजी से कहता है कि वो नंबर 20 की जर्सी पहने हुए है और जुवेंटस से लाया गया प्लेयर है। पॉलो उसे देखकर सहमत होता है और कहता है कि ये सच है, पर उसने महीनों से कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है और वे कोई चैरिटी नहीं है। चश्मे वाला आदमी उन्हें याद दिलाता है कि हाल ही में वो काफी स्टैंड आउट कर रहा है। वो सहमत होता है कि ये सच है, पर कुछ गोल्स से कुछ नहीं बदलता। मोटे गाय ने अपने बॉस से सहमति जताई, पर आज वे देखेंगे कि यंग प्लेयर टोनी जिसे स्ट्रांगली बैक कर रहा है वो क्या कैपेबल है। बड़ी नाक वाला गाय भी यही मानता है और जियन की परफॉर्मेंस को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाता है। मुख्य किरदार की बात करें तो वो गेम लीड करने के प्रेशर से थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा है, खासकर एक विजिटिंग साइड होने के नाते।
फिर भी वो पिछली किसी भी मैच से बेहतर परफॉर्म करने का वादा करता है। वो एपिक पोज सिर्फ इस कैमरा एंगल से दिखती है, जबकि लूका की पोजीशन से वो ग्रीटिंग जैसा ज्यादा लगता है। वो एक दृढ़ जेस्चर से जवाब देता है, मन ही मन सोच रहा है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। जैसे ही गेम किक ऑफ होता है, मुख्य किरदार झट से आगे बढ़ता है और प्रेस करने लगता है। कैप्टन ये देखकर बाकी सबको उसका लीड फॉलो करने को कहता है। जियान दौड़ते हुए कहता है कि ये टीम थोड़ी वीक है, इसलिए उसके खिलाफ उसकी प्लान है कि वो अटैक पर खेले और अग्रेसिव रहे। बॉल वाले प्लेयर ने सबको अपनी तरफ भागते देख अपने स्ट्राइकर को एक लापरवाह पास दिया, पर वो फ्लोरेंटीना के एक आदमी से इंटरसेप्ट हो गया। कुछ मिनट्स तक प्रोटैगनिस्ट टीम अपने ही हाफ में बॉल रखती है, ये देखने के लिए कि ओपोनेंट कैसे रिएक्ट करता है। जियान देखता है कि ओपोजिंग स्ट्राइकर भी पीछे हट गया है, जो बताता है कि वे डिफेंसिव मोड में हैं। ये सोचकर वो कहता है कि वे जो स्पेसेस छोड़ रहे हैं उनका फायदा उठाने के दो तरीके हैं। पहला ये कि एक तरफ अटैक फेक करके प्लेयर्स को खींचा जाए, फिर बॉल दूसरी तरफ स्विच कर दिया जाए जो ज्यादा ओपन होगी। दूसरा ड्रिबलिंग से, और सच कहूं तो मैंने पहले ही तय कर लिया है। यह कहकर वो अपने टीममेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। जो उसे मार्क करने वाला है वो ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वे बिना अटैक किए बस बॉल पास करने पर तुले हैं। हालांकि इस बार जीन कंट्रोल करता है और अटैक के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि वो ऑफ गार्ड पकड़ा गया, लेकिन वो लड़का फिर भी डिफेंस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहा। प्रोटैगनिस्ट उसे आसानी से पार कर गया। फिर उसने दूसरे प्लेयर को चकमा देने के लिए एक टीममेट से लिंक अप किया। इसके साथ ही वो तब तक आगे बढ़ चुका था जब तक कि वो फुलबैक के साथ 1-on-1 नहीं रह गया। उसने एक क्विक फेंट करने पर विचार किया, पर कोई ठीक उसके पीछे था। ये देखकर उसने बॉल को अपने एक टीममेट को वापस प्ले करने का फैसला किया। डिफेंडर ने सोचा कि वो लड़का शॉट लेने या क्रॉस भेजने वाला है, इसलिए वो उसे ब्लॉक करने के लिए कूदा। हालांकि एक हल्के से टच से उसने बॉल को उसके ऊपर से उछाल दिया और वो फिर से जियन के पास आ गई। अब जियन फुलबैक के साथ 1-on-1 था। एक शानदार स्टेप ओवर के साथ उसने डिफेंडर को चकमा दिया और आसानी से उससे फिसल गया। उस लड़के के रास्ते से हटने के बाद उसे एक चुनाव करना था, शूट और पास। यह जानते हुए कि टाइम वेस्ट करना महंगा पड़ सकता है, उसने शूट करने का फैसला किया और यह सही साबित हुआ क्योंकि बॉल सीधा नेट में चली गई, जिससे उसकी टीम को पहला गोल मिला। टोनी को अपने लड़के पर और ज्यादा प्राउड महसूस नहीं हो सकता था। वो फिर मुस्कुराता है और सोचता है कि इस तरह के टैलेंट को देखने के बाद इस पल पॉलो क्या सोच रहा होगा। अपनी ओर से वो यकीन नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक 16-year-old ऐसे खेले? फर्स्ट हाफ के 30th मिनट तक एम्पोली एफसी गोलकीपर हताश दिख रहा है क्योंकि वो फ्लोरेंटीना के एक और अटैक के लिए तैयार हो रहा है। हताशा से भरकर उसने अपने टीममेट्स पर चिल्लाया कि वे स्ट्राइकर को किसी भी तरह से रोकें, भले ही इसके लिए फाउल्स कमिट करने पड़े। जियान हालांकि गोल से दूर था, उसने झिझका नहीं और एक थंडरस स्ट्राइक मारा जो क्रॉसबार से टकराकर नेट में चला गया। गोलकीपर जो रिएक्ट भी नहीं कर पाया, सोचता है कि वो इस तरह के रॉकेट को कैसे रोकेगा, और उस पर यह कि उन्हें ऐसा मॉन्स्टर कहां मिला। पॉलो को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि नंबर 20 क्या दिखा रहा है। सिर्फ 30 मिनट्स में वे पहले ही 3 गोल से आगे हैं और वो बच्चा हमेशा अटैक के बीच में होता है। चश्मे वाला गाय बताता है कि उसके 2 गोल्स और 1 असिस्ट है। अनबिलीवेबल। पॉलो जोड़ता है कि उसके ऊपर उसकी प्लेइंग स्टाइल वर्सेटाइल है और उसमें वो सब कुछ है जो एक ग्रेट प्लेयर बनने के लिए चाहिए। फिर उसने रॉबर्टो से, जो वैसे मोटा गाय है, फेडरिको चिएजा की सैलरी निगोशिएशंस का डिटेल्स ढूंढने को कहा। रॉबर्टो को सच में समझ नहीं आता कि क्यों, और वो बहुत टाइम लेता है, इसलिए पॉलो ये खुद ही करता है। जैसे ही वो डेटा देखने का काम खत्म करता है, वो चश्मे वाले गाय से तुरंत क्लब से कांटेक्ट करने को कहता है। लगता है कि उन्हें निगोशिएट करने के लिए और फंड्स की जरूरत पड़ेगी। फिर वो मानता है कि कोच टोनी सच में सही था। आज वे एक स्पेशल प्लेयर को साइन करने की कगार पर हो सकते हैं। बाद में हम जियान को टीम बस से उतरते हुए देखते हैं। व्हीकल के चलने से पहले कैप्टन ने उसे एक ड्रिंक दिया क्योंकि उसने मैच के दौरान देखा था कि वो कितना थका हुआ लग रहा था। यह कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात नहीं है, इसलिए उसे वरी नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वो उस यंग मैन को हमारा स्ट्राइकर कहकर अलविदा कहता है। जियन उन आखिरी शब्दों से थोड़ा अनसेटल रह जाता है। ये फीलिंग मुझे जुवेंटस में कभी नहीं हुई थी। मैंने कभी इस टीम या इस सिटी को कुछ स्पेशल नहीं माना। ज्यादा से ज्यादा ये बस एक जॉब और एक जगह थी जहां मैं कुछ टाइम के लिए रहा, पर अब मैं सच में फ्लोरेंस से जुड़ाव महसूस कर रहा हूं। शायद ये इसलिए है क्योंकि जब से जीवू आई है मेरा बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया है, और क्योंकि मैं टीम में अपनी रोल में अच्छा कर रहा हूं। फिर भी पहली बार मुझे सच में एट होम महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके फादर वहां नहीं थे, पर शांत होकर सोचा कि उनका वर्कडे बस सामान्य से ज्यादा लंबा हो गया होगा।
रेस्ट करते हुए वो कहता है कि इस बार मैंने 70 मिनट्स खेला, 2 बार स्कोर किया और एक असिस्ट दिया। मुझे लगता है कि मैंने आज सच में अच्छा खेला। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक फील्ड पर रहा और यहां तक कि मैंने लूका के साथ ट्रेनिंग के दौरान जिस पर वर्क किया था उसे प्रैक्टिस में भी ला पाया। शायद यही वजह है कि मैं इतना खुश था, पर पीछे मुड़कर देखने पर यह सच में इतना सैटिस्फाइंग मैच नहीं था। मैंने गेम पर इम्पैक्ट तो डाला, पर वो सब पहले 30 मिनट्स के भीतर था। मैंने शुरुआत में खुद को इतना हार्ड पुश किया कि मेरी स्टैमिना पूरी तरह से खत्म हो गई। सबसे बुरा यह है कि अटैक लीड करने वाले के तौर पर एक बार जब मैं वही इंटेंसिटी नहीं बनाए रख पाया तो टीम की परफॉर्मेंस गिर गई। अगली बार मुझे अपनी कंपोजर थोड़ी बेहतर रखनी चाहिए। अगर ये कोई स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट होता तो वे गेम को पलट सकते थे और वो सब मेरी गलती होती। अभी के लिए मैं बस उन अच्छी चीजों को याद रखूंगा जो मैंने की। जैसा लूकस ने पहले कहा था, सब कुछ इत्तेफाक से नहीं होता। मैंने आज जो अकॉम्प्लिश किया वो मेरी अपनी स्किल से आया। मेरी सच्ची विश ये है कि डैड और जीवू मुझे देख पाते। वैसे डैड को इतनी देर क्यों लग रही है? उनकी बात करें तो वो पहले ही घर के रास्ते में थे। ये सोच रहे थे कि क्या जियन पहले ही वहां पहुंच गया होगा। तभी उन्हें एक कॉल आया। जब उन्होंने देखा तो वे चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉल फ्योरेंटीना के मैनेजमेंट की तरफ से था। बाद में हम उन्हें मेज पर इकट्ठा देखते हैं, जियू द्वारा तैयार किए गए डिनर का आनंद लेने के लिए तैयार। वो उन दोनों से इसे ट्राई करने और अपनी राय बताने को कहती है। मुख्य किरदार सोचे बिना नहीं रह पाता कि उसने हाल ही में जियू को एक एप्रन दिया था और अब वो पहले से ही काफी वॉर्न हो चुका है। हालांकि जो कोई किचन में इतना टाइम बिताता है उसके लिए ये नॉर्मल है। वो उससे पूछती है कि खाना कैसा है। वो जवाब देता है कि ये अच्छा है। लड़की उस जवाब से ज्यादा खुश नहीं लगी जो जियान ने नोटिस किया, इसलिए उसने जल्दी से खुद को ठीक किया और जोड़ा कि ये डिलिशियस था। लड़के के फादर थे जिन्हें खाना ज्यादा टेस्टी नहीं लगा। जियान को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पहले तो उन्होंने कहा था कि जियू ने जो कुछ भी पकाया वो डिलिशियस था और उन्होंने उसे कई बार खाना पकाने के लिए इनवाइट भी किया था। लड़की ने उस कमेंट को पर्सनली ले लिया, इसलिए उसने कहा कि ये उसका रिजोटो बनाने का पहला टाइम है और अगर ये अच्छा बना तो अगला वाला सच में इनक्रेडिबल होगा। जियान को सच में समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर वो कमरे में बढ़ते टेंशन को नोटिस करता है। फिर उसे याद आता है कि आज उसने जियू को डिनर के लिए इनवाइट किया था और जब वो पहुंची तो उसने जल्दी से उसके फादर से किचन ले लिया ताकि वो खुद खाना बना सके। शायद इसलिए चीजें इतनी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही हैं। उसके बाद आदमी टिप्पणी करता है कि आखिर रिजोटो बनाना आसान है। जियू कहती है कि लोग ऐसा कहते हैं, पर इजी डिशेस का फ्लेवर इस बात पर वैरी कर सकता है कि उन्हें कौन तैयार करता है। जॉन को सच में रिजोटो पसंद नहीं है। जब भी हम बाहर जाते हैं वो श्रिम्प पसंद करता है। फिर वे लड़के की ओर मुड़ते हैं और पूछते हैं कि वो क्या प्रेफर करता है। वह जवाब देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली वो एक अच्छा सैंडविच ज्यादा पसंद करेगा। बिना महसूस किए वो अपने फादर को सपोर्ट करता है क्योंकि उसका मानना है कि वे सैंडविचेस बनाने में सबसे अच्छे हैं। लड़की उसके जवाब से ज्यादा खुश नहीं है। वो उसके बगल में बैठ जाती है और पूछती है कि क्या पहले जो कहा गया था वो लिए था। जियन नहीं जानता कि उसका क्या मतलब है। वो कहती है कि ये तुम्हारे आज 2 गोल स्कोर करने के बारे में है। लड़का अपसेट हो जाता है क्योंकि वे उसे लायर कहते हैं। जियू जवाब देती है कि उसने उसे कभी लायर नहीं कहा, उसने बस पूछा कि क्या उसने सच में 2 गोल स्कोर किए। लड़का महसूस करता है कि वो बुरे मूड में है और जल्दी से समझ जाता है कि क्यों। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसके फादर बीच में आते हैं, कहते हैं कि गोल्स असली हैं। वो ये भी बताते हैं कि उन्हें क्लब से एक कॉल आया था। जियान उस कॉल का कारण पूछता है। उसके फादर समझाते हैं कि ये बस उन्हें बताने के लिए था कि उनका बेटा अच्छा काम कर रहा है। वे जल्द से जल्द एक मीटिंग भी सेटअप करना चाहते थे। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि इसका पर्पस क्या है। आदमी जवाब देता है कि ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर चर्चा करने के लिए है। ये सुनकर जियन सरप्राइज्ड हो गया। उसके फादर ने फिर उसे कंग्रेचुलेट किया। वो बस उस पल के बारे में सोच सकता था जब उसे ब्रूनो से जेलस फील हुआ था और उसने कहा कि उसने इतनी जल्दी इस सिचुएशन में होने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसी क्षण उसे याद आता है कि उसकी दोस्त अब भी उसके साथ है और कहता है, देखो मेरे गोल्स के बारे में सच था। वो शांत होकर जवाब देती है, मुझे पता था, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। उन शब्दों ने जियान को वरीड कर दिया। शायद उसके लाइज पहले ही सामने आ चुके थे। जियू के घर जाते समय प्रोटैगनिस्ट उससे पूछता है कि उसने ऑनलाइन ठीक ठीक क्या देखा। वो जवाब देती है कि उसने केवल आज के मैच रिजल्ट्स देखे। इससे लड़का रिएश्योर्ड हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि किम जी वू ने डिटेल में चेक किया होगा। फिर लड़की उससे पूछती है कि क्या एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए पूछती है क्योंकि जब से उन्होंने उसे ये बताया है वो उसे बहुत खुश देख रही है। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि यह एक बड़ा स्टेप है।
वो पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट से उसकी लाइफ में क्या बदलेगा। वो जवाब देता है कि सबसे पहले वो एक प्रोफेशनल के रूप में डेब्यू करेगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी सैलरी सुधरेगी। उस बात ने जियू का ध्यान खींचा, जिसने पूछा कि अब वो कितना अर्न करेगा। वह जवाब देता है कि सच में ये एक ऐसा सवाल है जो उसे भी क्यूरियस करता है। इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए वो अनिच्छा से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जियान उसे थैंक करता है और फिर याद करता है कि उसने अब तक जो कुछ भी अचीव किया वो जियू की वजह से था। अगर वो इटली नहीं आई होती तो यकीनन ये सब नहीं होता। फिर वो उसे थैंक करता है। लड़की पूछती है कि उसने क्या कहा, इसलिए जियान ने उसे फिर से थैंक किया। इस बार उसने सुना और एम्बैरेसमेंट से जल्दी से भागने लगी। प्रोटैगनिस्ट उसे रुकने को कहता है और उसके साथ चलने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि वो अभी भी अपसेट है और सोचता है कि क्या ये अब भी खाने की वजह से है। जब वे जियू के घर पहुंचे तो उसने उस यंग मैन को अस्पष्ट रूप से गुड बाय कहा। इससे पहले कि वो अंदर जाती, उसने आज के मील के लिए उसे थैंक किया और कहा कि ये सबसे अच्छा था जो उसने लंबे टाइम में खाया था। ये कहकर उसने अपनी दोस्त को गुड बाय कहा। वो चिल्लाई कि वो रुके। फिर उसने कहा कि वो इस बार जाने देगी और उसे घर जाते समय केयरफुल रहने को कहा। जियान को यकीन नहीं हुआ। वो सच में खाने को लेकर अपसेट थी। अगले दिन हम क्लब की फैसिलिटीज पर मिलते हैं। यहां जियान कहता है कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा थक चुका है। फिर हम फैमिली के एजेंट को देखते हैं जो इस बार सबसे अच्छी पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने का वादा करता है। इसलिए वे मीटिंग रूम तक चलते हैं। वो गाय एक्सप्लेन करता है कि निगोशिएशंस में दूसरे पक्ष को फूलिश दिखाना होता है और आज वो नहीं होगा। जियान आदमी के स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस से खुश है। वो हमें ये भी बताता है कि हालांकि ये गाय एक माफिया मेंबर जैसा दिख सकता है, वो वास्तव में एक प्रॉपर और कॉम्पिटेंट पर्सन है। पिछली बार उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट सेटल किए थे, दोनों जुवेंटस और ट्रेंट के साथ और यहां फ्योरेंटीना के साथ, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है कि वो इसे हैंडल करे। थोड़ी देर बाद वे उन मैनेजर्स के साथ आते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। फिर हम कुछ मिनट्स पीछे जाते हैं जब पॉलो और रोबर्टो जियान को ऑफर किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। पॉलो अपने कॉलीग से पूछता है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है या वो टर्म से सहमत नहीं है। उसका कॉलीग एक पल के लिए हिचकिचाता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो फिगर अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। पॉलो उस पर सवाल उठाता है, क्या वो अपनी आंखों पर ट्रस्ट नहीं करता और क्या उसे लगता है कि वो इस जॉब के लिए बहुत ओल्ड है। मोटे गाय कहता है कि ऐसा नहीं है, वो उसके काम और एक्सपीरियंस का रिस्पेक्ट करता है, पर कुछ अजीब लग रहा है। वो इतने यंग बॉय के साथ जिसमें कोई टैलेंट या एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह का व्यवहार क्यों करेगा। पॉलो उसे ये ध्यान में रखने को कहता है। एक टीनेजर के लिए ये सम उसकी लाइफ चेंज कर सकती है, पर वो मनी एक स्टार्टिंग प्लेयर के लिए मैटर नहीं करता और हमें ठीक वही मिलेगा। क्या तुम मेरा फॉलो कर रहे हो? एक पल के लिए चश्मे वाला गाय शांत रहता है। पॉलो ने उस चुप्पी को मुझे कुछ समझ नहीं आया के रूप में लिया और अनॉयड होकर पूछता है कि क्या वो सच में उसकी विजन समझता है। वो जल्दी से हाँ कहता है, फिर ये समझाने लगता है कि डायरेक्टर को लगता है कि अगली नेगोशिएशन से पहले जियन को एक रेगुलर स्टार्टर के रूप में देखा जाएगा और उसे रोस्टर में रखना चीप होगा। जब मैं अंडर 9 टीम कोच कर रहा था, मैं यूरो 2008 जीतने के टाइम के आसपास एक ट्रेनिंग सेशन के लिए स्पेन गया था। तब मैंने फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए प्लेयर्स को देश के टूर पर ले गया था। वहां मैंने प्ले की उस स्टाइल का बर्थ देखा जिसने कुछ टाइम के लिए यूरोप डोमिनेट किया, टिकट टाका। हालांकि वो मुख्य पॉइंट नहीं था जिसने मुझे सच में सरप्राइज किया, वो रियल सोसिएदाद का एक पेल बॉय था। वो हमारे प्लेयर्स के खिलाफ खेला जो उससे एक फुल हेड टॉलर थे और फिर भी उन्हें ऐसे पार कर गया जैसे कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैंने पूछा था कि क्या उसका कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने मुझे लगभग ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम वो 17 का था और मुझे पता था कि वो जल्द ही वर्ल्ड वाइड फेमस होगा। रोबर्टो लड़के का नाम पूछता है और पॉलो जवाब देता है, एंटवान ग्रीजमैन। तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें जीएन के साथ भी अब वैसा ही फील हुआ? ठीक है, वो जानता है कि गेम्स कैसे जीतते हैं। वो किसी ऐसी चीज के साथ पैदा हुआ था जो शायद ही कभी फेल होती है। उसे इंस्टिंक्ट कहते हैं और यही वो चीज है जो जीएन जैसे जीनियसेस को अलग करती है। चश्मे वाले गाय को नहीं पता था कि क्या कहना है, फिर भी डायरेक्टर उसे एक और शब्द नहीं बोलने देता और जोड़ता है कि कुछ ईयर्स में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है या नहीं। बाद में हम खुद को एक रेस्टोरेंट में पाते हैं। यहां लड़के के फादर एजेंट को हर चीज में उनकी मदद करने के लिए थैंक करते हैं। वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस उसके जॉब का हिस्सा है। किसी भी केस में ऐसा लगता है कि वे आखिरकार जियान के वैल्यू को मान रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट एजेंट को थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर देखता है क्योंकि मीटिंग के दौरान निगोशिएशन कंट्रोल करने की बात कहने के बाद वो बहुत अकोमोडेटिंग हो गया था। दरअसल जिस पल उसने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट को छुआ उसका रिजॉल्व डिसअपीयर हो गया। पर मुझे मानना पड़ेगा, मैं भी स्टंट था क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में वो नंबर एक्सपेक्ट नहीं किया था।
मेरा मतलब है 4000 यूरोज अ वीक एक अस्टॉनिशिंग अमाउंट है। मेरी करंट सैलरी की तुलना में ये 20 टाइम से ज्यादा है। ब्रूनो को भी, जो एक स्टेडी प्लेयर था, इतना बड़ा रेज नहीं मिला था। क्या वे मेरे वैल्यू को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? लड़के के थॉट्स को एजेंट ने बाधित किया, जो उसे बताता है कि अगर वे उसे इतना ऑफर कर रहे हैं तो इसलिए कि वे नहीं चाहते कि वो किसी और टीम में जाए, इसलिए बहस न करना और जल्दी से एक्सेप्ट करना बेहतर है। लड़का हालांकि हिचकिचा रहा था, साइन करने का फैसला किया। अग्रीमेंट फाइनलाइज होने के साथ डील स्मूथली हो गया। रेस्टोरेंट में वापस एडल्ट्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि बिल का पे कौन करेगा। प्रोटैगनिस्ट घर जाने के लिए थोड़ा ईगर था, कहता है कि वो पे करेगा क्योंकि अब वो एक गॉड जैसा है और बिल पे करना उसके लिए कुछ नहीं है। अगले दिन खुद को गॉड कहना लड़के के लिए एक बुरा आइडिया जैसा लगा, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को एक साथ उसे देखने और बात करने के प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें कुछ आवर्स पीछे जाना होगा। यहां हम जियान को स्कूल पहुंचते हुए देखते हैं। मन ही मन सोच रहा है कि वो उससे ज्यादा नर्वस है जब वे नेपल्स के खिलाफ खेलने जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी पिछली स्कूल्स की अच्छी यादें नहीं हैं। वो हमेशा शाय रहा है और लैंग्वेज बैरियर के कारण वो अपने क्लासमेट्स के साथ घुल मिल नहीं पाया। उसके ऊपर उसे क्रूअल किड्स द्वारा बुली किया गया था, जो अजीब तरह से उसकी अपनी टीम से थे। हालांकि उसने इस बारे में एडल्ट से बात की, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस कारण से वो स्कूल में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। फिर भी उसे अपना कंपल्सरी एजुकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 1 ईयर तक अटेंड करना होगा। जियान ये भी कहता है कि उसने किम जी वू को ये रिवील करने से बचने के लिए नहीं बताया कि उसे कैसा महसूस हुआ, इसलिए उसने पास के स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कहा और ग्रेजुएशन तक इसे पार करने की कोशिश करेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं अभी इतना वरीड क्यों हूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 4000 अ वीक से ज्यादा अर्न कर रहा हूं। छोटे स्टूडेंट्स मुझे इंटिमिडेट नहीं करेंगे, या कम से कम मैंने एक पल के लिए यही सोचा, क्योंकि जब मैंने दूर खोला तो मुझे सबकी आंखों का प्रेशर महसूस हुआ। ज्यादा टाइम नहीं लगा इससे पहले कि जियान को एक लड़की ने फ्योरेंटीना प्लेयर के रूप में पहचान लिया, जिसने बाकी सभी क्लासमेट्स का ध्यान खींचा जो उसके ऑटोग्राफ और अनगिनत सवालों के लिए आए। बाद में जर्सी साइन करते समय प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि ये सब करना अजीब लग रहा है। फिर भी वो समझता है कि वे उसे क्यों जानते हैं और उसका ऑटोग्राफ क्यों चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इटालियंस का एकमात्र पास टाइम वीकेंड्स पर फुटबॉल देखना है, पर क्योंकि यंग पीपल सर टिकट्स नहीं खरीद सकते, वे यूथ मैचेस देखना पसंद करते हैं और यही वो ऑडियंस है जिसने उसे स्कूल में पहचाना। सबसे ऑकवर्ड वे लोग हैं जो फोटोज मांग रहे हैं। उसी पल एक लड़की उसके पास आती है, कहती है कि वो बहुत क्यूट है और तुरंत उसका नंबर पूछती है। वो जल्दी से खुद को एक्सक्यूज करता है, कहता है कि उसके पास फोन नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से काम पर फोकस्ड है, साथ ही वो कोई अनावश्यक प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। अच्छा हिस्सा ये है कि वो महसूस करता है कि स्कूल लाइफ वैसी नहीं है जैसी उसने इमेजिन की थी। डे के अंत तक वो थका हुआ दिखता है, फिर भी वो सबको थैंक करता है कि उन्होंने उसके पहले डे पर उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। जैसे ही वो जाने वाला होता है, कुछ क्लासमेट्स उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहते हैं, पर वो जल्दी से मना कर देता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है। वे उसे सुनते हैं, समझते हैं कि क्यों, और उसे उसके बाकी डे के लिए लक विश करते हैं। घर जाते समय वो सोचता है कि किम जी वू का स्कूल का पहला डे कैसा गया, जो वैसे आज भी था। फिर वो अपना फोन चेक करता है और लड़की के कई मैसेजेस देखता है। टाइम वेस्ट न करते हुए वो जवाब देता है कि स्कूल अच्छा गया, यहां तक कि हर कोई उसका ऑटोग्राफ मांग रहा था।